हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच हम देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट को कैसे हम रिएक्ट के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में एक मिनी प्रोजेक्ट और उसके बाद में हम एक एडवांस प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट की सारी फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। लेकिन इस सीरीज को फॉलो करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आना चाहिए, जैसे बेसिक आपको टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे typescriptlang.org, तो यहाँ से भी आपको जो है अच्छा खासा इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत जाती है तो आप जो है कोई इसका वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट है टाइपस्क्रिप्ट की, तो वो काफ़ी पुरानी है लेकिन स्टिल वो वैलिड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। तो बेसिक अगर आपको आइडिया रहेगा तो आपको भी जो है यहाँ पर ईज़िली समझ में आएगा कि कैसे फंक्शनैलिटी जो है यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन आप जो है बेसिक जो टाइपस्क्रिप्ट है, यानी कि रिएक्ट से हटकर जो नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट होती है, आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ से अगर आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको उसका एडिटर भी मिल जाता है। जैसे कि आप देखिए सिंपल नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर प्लेग्राउंड भी मिल जाता है, तो आप जो है यहाँ पर कोड को कंपेयर कर सकते हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? आज के टाइम पे देखिए मोस्टली जो है ज़्यादातर एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे ही अभी भी काम करती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ जो है स्विच हो रही है टाइपस्क्रिप्ट पर। तो हो सकता है आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद आपके पास जो है सारे प्रोजेक्ट्स टाइपस्क्रिप्ट में आए या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है टाइपस्क्रिप्ट में आए। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, तो थोड़ा-सा एडवांस और यहाँ पर स्ट्रिक्ट टाइप है। स्ट्रिक्ट टाइप मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसके अंदर हमारे पास एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका रोल है। लेकिन जब हम console.log कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूज़र डॉट नेम लिखा हमने। तो जैसे ही नेम लिखा ना, तो यहाँ पे हमको एरर मिलता है। देखिए प्रॉपर्टी नेम डज़ नॉट एक्सिस्ट ऑन टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये टाइप चेकिंग हो गई। तो इस तरीके से जो है हमको एडवांस फीचर्स यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में मिलते हैं, जो कि वैलिडेशन पर्पस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब जो एंगुलर से फ़ैमिलियर है उनको तो पता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर वो यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। अब जो नॉर्मल रिएक्ट यूज़र होते हैं तो बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जो कि स्टिल वैलिड है, और आप एडवांस से एडवांस एप्लीकेशन प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं ES6 की मदद से। लेकिन अगर आपको और सिक्योरिटी चाहिए आपके एप्लीकेशन में, तब जो है आप टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप चाहें तो इसका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, और यहाँ पर टीएस फॉर द न्यू प्रोग्रामर पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट भी मिल जाएगा कि कैसे दोनों चीज़ें अलग हैं। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे, जैसा कि अभी टाइप चेकर है ना, तो टाइप चेकर में यही है, यहाँ पर इसका टाइप बता रहा है कि हाइट है। देखिए हाइट क्या है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हाइट की स्पेलिंग जो है गलत है, और यहाँ पे जो हमने स्पेलिंग डिफाइन की थी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर HEIGHT है, और नीचे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मिस स्पेल कर दिया, तो यहाँ पर इंस्टेंट हाइलाइट हो जाता है। तो ये टाइप चेकिंग में जो है बहुत काम में आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको जो है आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या चाहे तो कमेंट में भी मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा, आप चाहे तो कंप्लीट देख सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट को ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मोस्टली 1 से 2 घंटे में आप जो है टाइपस्क्रिप्ट जो है समझ जाएँगे। तो थोड़ा-सा एडवांस कांसेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में, जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमको देखने नहीं मिलता है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर टोटली जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, उसमें हमको प्योर जो है ऊप्स कांसेप्ट नहीं मिलता है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमको जो है यहाँ पर ऊप्स कांसेप्ट मिलते हैं, यानी कि प्योर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हैंडबुक है, रेफरेंसेस है, ट्यूटोरियल्स है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि डिक्लेरेशन फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, कैसे ये चीज़ें काम करती है, तो इसको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्टली जो है बहुत कॉमन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो ईज़िली आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमको रिएक्ट के साथ में यूज़ करना है। तो सिंपली आप क्या करें, गूगल में टाइप करें रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट, तो इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिएक्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट को, जो है कंप्लीट एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, टीएस डॉक्स, नेक्स्ट.जेएस और फिर गेट्स पे।
तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या फिर कह लीजिए जैसे बेसिक के साथ में कंप्लीट होता है रिएक्ट के साथ में, तो फिर हम नेक्स्ट जेएस के साथ में भी देख लेंगे टाइपस्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको ऑफिशियली जो है ये रिडायरेक्ट कर लेगा रिएक्ट के होम पेज पर, और यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं कैसे रिएक्ट के साथ में आप जो है एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तब तक आप क्या करें, यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के रखें, या फिर आप जो है कोई ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। कोई भी क्रैश कोर्स आप देख लेंगे तो ईज़िली समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको ऊप्स के कंसेप्ट पता है कोई भी लैंग्वेज में तो ईज़िली आप जो है डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा-सा सिंटैक्स चेंज हो सकता है लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है फंक्शन जो है सेम रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू फ़ोल्डर है, तो डेस्कटॉप पे मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हम रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन जो है क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि नॉर्मल हम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का नाम, मान लीजिए डेमो हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो जब ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे क्या होगा, नॉर्मल जो एप्लीकेशन होती है जावास्क्रिप्ट के साथ में वो क्रिएट होंगी। लेकिन अभी हमको क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल यहाँ पर कुछ कमांड को जो है ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है डैश डैश टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लिखना है और उसके बाद में आपको लिखना है टाइपस्क्रिप्ट। तो थोड़ा-सा स्मॉल कर देता हूँ मैं। तो ये कंप्लीट कमांड आपको जो है एग्ज़ीक्यूट करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइपस्क्रिप्ट कंपैटिबल आएँगी। यानी कि आपका जो वेब पैक रहेगा वो कॉन्फ़िगर रहेगा टाइपस्क्रिप्ट के लिए। अगर आप नॉर्मल कमांड लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जावास्क्रिप्ट के साथ में आता है, और अगर आप उसके बाद में फ्लैग लगाएँगे टेम्पलेट का इक्वल टू टाइपस्क्रिप्ट, तो अब जो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो आएगा टाइपस्क्रिप्ट के साथ में। तो इस कमांड को हमको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीएमडी लिखेंगे तो ये पाथ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप हमारे डेस्कटॉप पर एक न्यू फ़ोल्डर है और इसके अंदर हम एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे विद टाइपस्क्रिप्ट। तो पेस्ट कर देता हूँ मैं कमांड को, या फिर मैं एक्चुअल में लिख के बता देता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का नाम, तो मैं रिएक्ट टाइप कर देता हूँ उसका, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लैग लगा देंगे टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट, और टेम्पलेट हमको चाहिए टाइपस्क्रिप्ट की। तो इस कमांड के बाद में क्या होगा, जैसे एंटर प्रेस करूँगा ना, तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो होगा टाइपस्क्रिप्ट में। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और इसके लिए आप कोई भी आईडीई जो है यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो है विजुअल स्टूडियो कोड को रेकमेंड करते हैं। कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बेटर इंटेलिजेंस मिलता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी इस प्रोजेक्ट में या फिर कह लीजिए इस सीरीज़ में जो है विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करने वाले हैं। वेट करते हैं इसके क्रिएट होने का। देखिए यहाँ पे फ़ोल्डर तो क्रिएट हो चुका है, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो। अब इसकी डिपेंडेंसीज़ जो है डाउनलोड होंगी, क्योंकि वेब पैक की मदद से ये काम करता है, तो सारी डिपेंडेंसीज़ वहाँ पर डाउनलोड हो जाएँगी और डायरेक्टली उसके बाद में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे ही फिनिश हो जाता है, मैं वीडियो जो है रिज़्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन का फ़ोल्डर। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, तो इसको ओपन कर लेते हैं, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की मदद से भी क्रिएट करते हैं, तो सेम चीज़ें दोनों में आपको देखने मिल जाती हैं। क्या डिफ़रेंस है, पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट में से भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड है आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करें। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, कुछ भी आपको फ़र्क देखने नहीं मिलेगा। पब्लिक के अंदर सेम चीज़ें आपको मिलती है जो कि नॉर्मल रिएक्ट के एप्लीकेशन में आपको देखने मिलती है। तो index.html की फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप एसआरसी को जो है एक्सपेंड करेंगे ना, तो अब आपको चेंजेस यहाँ पर देखने मिल सकते हैं।
जैसे कि इसका एक्सटेंशन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है TSX है। नॉर्मल हम क्या करते थे .js या फिर JSX यूज़ करते थे। अब जब टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन है .ts। तो आप .ts भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको आपको जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले, या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटर इंटेलिजेंस के लिए जो है .tsx का यूज़ कर सकते हैं। तो ईज़िली जो है विजुअल स्टूडियो कोड को भी समझ में आएगा कि ये जो है रिएक्ट का कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन और प्लगइन्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है। मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ और तो कुछ इस तरीके से आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। अब इस फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ जैसे कि app.tsx और इसको साइड में करते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोड देखेंगे तो बेसिक कोड है, कुछ भी यहाँ पर न्यू नहीं है, वही रिएक्ट का कोड है। और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो सेम चीज़ आपको देखने मिलेंगी, अभी कुछ भी आपको फ़र्क देखने नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर टर्मिनल में जो है ना पहले एप्लीकेशन को भी रन कर लेते हैं ताकि इसका आउटपुट भी हमको देखने मिले कि क्या आउटपुट हमको यहाँ पे मिलता है। तो पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर लेता हूँ npm start। मेक श्योर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे कि हमारे पास है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसके अंदर हम स्विच हो चुके हैं और यहाँ पर हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो जैसे रन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट इसका सेम पोर्ट होता है 3000, तो उसी पोर्ट पे जो है ये रन होगी। तो अगर आप डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट पे जंप कर रहे हैं रिएक्ट में तो बेसिक रिएक्ट आप ज़रूर देखें एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे काम करती है। और टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पर चलते हैं वापस, क्योंकि ये कंपाइल में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क ऑन है तो ये थोड़ा और स्लो चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग द डेव सर्वर, तो वेट करते हैं इसका और यहाँ पर हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। और app.css आप यहाँ पर फाइल देख सकते हैं, नॉर्मल CSS की फाइल है जैसा कि आपने देखा ही होगा। जावास्क्रिप्ट के साथ भी हम क्रिएट करते हैं, रेगुलर जावास्क्रिप्ट के साथ में भी देखते हैं तो सेम कोड आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो देखिए वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, तो थोड़ा सा आउटपुट आपको यहाँ पर चेंज देखने मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप, यू कैन नाउ व्यू रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो इन ब्राउजर लोकल होस्ट 3000। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुका है, सेम आउटपुट है जैसा जावास्क्रिप्ट के साथ में आप क्रिएट करते हैं वही आउटपुट आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाता है। और फोल्डर स्ट्रक्चर भी सेम है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें देखने नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको यहाँ पर .tsx देखने मिलेगा। अब इसमें फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि आप नीचे देखेंगे tsconfig.json, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइपस्क्रिप्ट बेस है तो यहाँ पे tsconfig फाइल हमको मिलती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को काम करने के लिए जो है इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर आपने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट देखा होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले कंपाइल करते हैं और कंपाइल होने के बाद में हमको एक JS वर्जन उसका मिलता है जो कि हमारे ब्राउज़र में वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। ब्राउज़र में सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही चलता है। तो टाइपस्क्रिप्ट एडवांस है और सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, तो डायरेक्टली ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये कॉन्फिग फाइल क्या करती है, यहाँ पर उसको जो है कंपाइल करती है। कंपाइल कह लीजिए या फिर ट्रांसपाइल करती है, जावास्क्रिप्ट में जो है इक्विवेलेंट कोड यहाँ पर ये बना देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टारगेट क्या है, ES5, ES6 भी नहीं है, यहाँ पे ES5 है, क्योंकि मोस्टली ब्राउजर जो होते हैं वो ES5 को ही सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ES5 में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम बेसिक इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम जैसे एडवांस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो इसके अंदर भी हम जो है चेंजेस करेंगे। तो बेसिक आप यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट की सेटिंग हम यहाँ पर करते हैं टाइपस्क्रिप्ट की। तो ये था हमारा जो है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट का ओवरव्यू, कैसे हम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है और रन होने के बाद हमको क्या आउटपुट मिलता है। सेम आउटपुट मिलता है, कुछ भी फर्क नहीं है। सेम इसका लोगो, एक हेडिंग और यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक हमको मिलता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड क्लीनअप कर लेंगे और उसके बाद में जो है कोड क्लीनअप हम अभी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, फटाक से उसको कोड क्लीन कर देंगे। app.css में से सारा कोड मैं रिमूव कर लेता हूँ, सेव। और उसके बाद में app.tsx में हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले और यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देता हूँ। और इसमें का सारा कोड हम रिमूव कर लेंगे, हेडर सेक्शन और ऐप को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ मैं, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और ऐप CSS और लोगो को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ऐप CSS को रहने देते हैं, सिर्फ लोगो की फाइल को हम रिमूव कर लेंगे और चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल जाता है। और भी index.css की फाइल में भी जो है हमको ग्लोबल स्टाइल शीट मिल जाती है, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। आगे मैं गूगल फ़ॉन्ट पे बता दूँगा कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स सीएसएस को भी हमने क्लीन कर दिया और अगर आप index.tsx की फ़ाइल देखेंगे तो सेम है, कुछ भी इसमें डिफ़रेंस अभी आपको देखने नहीं मिलेगा। डिफ़रेंस कब मिलेगा इसमें, जब हम जो है हमारी प्रोजेक्ट में फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। फंक्शनैलिटी मतलब क्या है कि उसमें प्रॉप्स कैसे पास कराना है, क्लास बेस कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है और टाइप चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें में जो है हमको टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ जो है समझ में आएगा। अगर आप प्लेन टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको वो जावास्क्रिप्ट की तरह लगेगा। तो यहाँ पे हमारा कोड जो है क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सीएसएस देख लेंगे क्योंकि बाद में हम जो है यहाँ पर डबल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे सीएसएस हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सीएसएस देख लेंगे और सीएसएस में तीनों देख लेंगे कैसे हम जो है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पार्टी भी देख लेंगे कि अदर सीएसएस फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक है जैसे कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल रिएक्ट के एप्लीकेशन में भी जैसे यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्विक डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ एक H1 प्रिंट कराया था रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो पहले हम क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है app.tsx और इसके अंदर H1 है। पर हमको इस लाइन को कलर करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल। स्टाइल क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको बेसिक पता होगा। और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो है यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कलर कोलन और फिर अगर यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग है तो आपको जो है सिंगल कोटेशन में लिखना है या फिर डबल कोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ रेड, यहाँ पे मैंने रेड किया, इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे H1 का कलर जो है रेड हो चुका है। तो ये था इनलाइन स्टाइल। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल स्टाइल शीट भी लिख सकते हैं। तो इंटरनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर देखिए हमारे पास फंक्शन का नाम ऐप है जो कि अभी डिफॉल्ट है, हमने कोई भी नवा फंक्शन यहाँ पे नहीं क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे लेट और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी टारगेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं आप। तो सिंपल मैं बीजी कर देता हूँ इसको, बीजी इक्वल टू और ये रहेगा एक ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू। कोई भी कलर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल एक ही बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड किया है। अब हमको इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे, सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टाइल टैग है, देखिए जो स्टाइल है ना, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर देंगे यहाँ से और सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बीजी को जो है पास करा देंगे। और इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर यहाँ पर कैमल केस में आपको लिखना पड़ेगा अगर ये 2 वर्ड्स का है तो। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड फिर उसके बाद में है कलर। तो कलर जो है डैश कलर आता था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कैमल केस में लिख देते हैं और उसके बाद में नीचे हम कलर चेंज कर रहे हैं, इसको कर देंगे हम रेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है क्योंकि की वैल्यू पेयर है तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का यानी H1 का बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका कलर जो है यानी कि फॉन्ट कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। हालांकि ये बेटर अप्रोच नहीं है, बेस्ट वे है कि आप अलग से CSS की फाइल को जो है क्रिएट करें। जैसे कि यहाँ पे app.css की डिफॉल्ट हमको मिलती है, तो इसमें आप डायरेक्टली जो है एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहे तो H1 को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा H1 और इसका कलर मैं कर दूंगा अभी फिलहाल के लिए जो है ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर दिया और मैं क्या करूँगा, पहले की स्टाइलिंग इसमें से रिमूव कर लूँगा। तो स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर लेंगे और मेक श्योर यहाँ पर इंपोर्ट हो आपकी CSS की फाइल। तो यहाँ से इसको सेव कर ले पहले और फिर मैं क्या करता हूँ, CSS को भी सेव कर लेता हूँ। अब चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर जो है अब ग्रीन हो चुका है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने कुछ भी अपने तौर पे जो है क्रिएट नहीं किया है, डिफॉल्ट हम जो भी हमको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है उसी पर अभी देख रहे हैं
क्योंकि हमको यहाँ पर कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, स्टेट कैसे यूज करते हैं वो देखना है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है सीएसएस के ऊपर कैसे आप जो है यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको जो है कोई अदर सीएसएस का फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी यूज करना है, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर चलते हैं npm JS पे या फिर गूगल कर लेते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप अगर आपको यूज करना है या फिर नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मल बूटस्ट्रैप पे चलता हूँ getbootstrap.com। तो यहाँ से हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ से आपको इसका जो है CDN लिंक और फिर इंस्टॉलेशन का लिंक भी मिल जाएंगे। देखिए इसका अभी करंट वर्जन है 5.2। तो यहाँ से अगर आपको कोई डाउनग्रेड करना है तो आप कर सकते हैं और प्रीवियस वर्जन्स भी देख सकते हैं आप वो जो कि ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप npm की मदद से इंस्टॉल करना चाहते हैं ना तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो बीटा है, हम क्या करेंगे स्टेबल वर्जन देख लेंगे यहाँ 5.0 का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है CSS का लिंक मिल जाएगा। तो ये CDN लिंक्स है, तो आप चाहे तो CDN का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है npm की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और बेस्ट है कि आप क्या करें npm JS पर विजिट करें npm JS और यहाँ से कोई भी आप जो है पैकेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन इस पे जो है बहुत अच्छे से मिलेगा, जैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या इसका वीकली डाउनलोड्स है, कौन सा वर्जन जो है अभी स्टेबल है और चालू है, फिर उसका पैकेज का साइज इशू क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है npm की मदद से, yarn की मदद से। कंपोजर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमारे केस में तो सिर्फ npm या फिर हम yarn की मदद से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इतनी सारी फाइल्स यहाँ पर हमको देखने मिल जाती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर CDN लिंक का यूज़ करेंगे और अगर आपको CDN लिंक नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से npm i को कॉपी करें। देखिए npm i bootstrap और आपको क्या करना है, टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से आपको क्या करना है, मेक श्योर देखिए आपके प्रोजेक्ट का नाम जो भी है, देखिए हमारे केस में है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डैश डेमो। तो इसमें क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ npm i bootstrap। तो ये जो bootstrap है आपके प्रोजेक्ट में लोकली जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको जो है कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप CDN यूज़ करेंगे तो आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लगता है, तभी जो है बूटस्ट्रैप काम करता है। मगर आप इस तरीके से अगर आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको CSS की फाइल को जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। और इसके बाद में देख सकते हैं आप कैसे इसको यूज़ करना है। क्विक स्टार्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इतने सारे फाइल्स है, इसको जो है आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट किसको करना है, देखिए मेन CSS की जो फाइल है आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी जो है CSS की फंक्शनैलिटी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। देखिए यहाँ पे जो है फिनिश हो चुका है। हम क्या करेंगे, अब चलते हैं index.tsx में और यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो इस वेब वाइटल के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेंगे बूटस्ट्रैप को। तो यहाँ पे आपको लिखना है बूटस्ट्रैप स्लैश फिर डिस्ट के अंदर हमारे पास है CSS और इस CSS के अंदर हमारे पास होती है बूटस्ट्रैप की फाइल। तो यहाँ पे आपको लिखना है bootstrap.css। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो बूटस्ट्रैप हमारा जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई क्लास भी ऐड करके चेक कर लेता हूँ। app.tsx में हम क्या करेंगे, इस h1 को जो है क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और इसका नाम हम रख देते हैं bg, डार्क कर देते हैं हम, ठीक है। तो बैकग्राउंड डार्क हो जाता है इससे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पे। तो देखिए बूटस्ट्रैप हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसी तरीके से आप जो फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर सकते हैं, तो गूगल फॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करके देख लेंगे और यहाँ से जो है कोई भी एक फॉन्ट जो है हम कॉपी कर लेंगे। तो ऑटो तो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के साथ में आता है, तो आप कोई और भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रेलवे देख लेंगे या मोंसेरात भी ठीक है। देखिए ये रहा मोंसेरात, तो इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो रेगुलर साइज़ 400 होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 400 प्लस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो बेटर वे है कि आप इसको इम्पोर्ट करा करें और इंपोर्ट में आपको क्या करना है, सिंपली इस URL को कॉपी कर लेना है, यहाँ से @import कॉपी कर लें और फिर आपको CSS में जो है पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको और
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली और फिर मॉन्टसेराट और एक फॉलबैक आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ताकि इन केस अगर आपका फॉन्ट जो है काम ना करे तो ये सैंस सेरिफ को एज अ जो है फॉलबैक फॉन्ट जो है यूज करेगा। सेव कर लेते हैं इसको और मेक श्योर यहाँ पर H1 ही है। देखिए H1 ही है हमारे पास। और मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग भी ले लेता हूँ और इसके अंदर हम कुछ भी डमी सा टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो लॉरेम 10, चलते वापस एप्लीकेशन पर, ये रही एप्लीकेशन और रिफ्रेश करके इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट फैमिली है तो ये रोबोटो से मिलता जुलता फॉन्ट है। तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि और जूम करके बता देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ये रोबोटो है और ये हमारा जो है मॉन्टसेराट फॉन्ट है। तो इस तरीके से आप जो है CSS का यूज कर सकते हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर कोई भी लाइब्रेरी भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट है तो मटेरियल UI ज़्यादा यूज होती है या फिर टेलविंड भी बहुत यूज होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल आप रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में स्टाइलिंग करते थे सेम है। टाइप स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस सिंटैक्स चेंज है, क्योंकि हमको यहाँ पे ज़्यादा टाइप चेकिंग यानी टाइप सिक्योरिटी मिलती है। इसीलिए सिर्फ हमारा जो है फंक्शन या फिर प्रॉप जो भी स्टेट हम गेट कर रहे हैं उसका जो है तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट देखेंगे, कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद में फिर टाइप स्क्रिप्ट की मदद से हम यहाँ पर कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे SRC के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ customer.tsx। तो .tsx जो है एक्सटेंशन है, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फंक्शन जो है क्रिएट करेंगे जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट को। कहाँ से, फ्रॉम दी रिएक्ट। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन और यहाँ पर उस फंक्शन का नाम, जैसे कि हमारे कंपोनेंट का नाम है कस्टमर, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कस्टमर। और फिर यहाँ पर आप फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, या फिर आप एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज करते हैं या फिर लेट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम लिख देते हैं जैसे कि कस्टमर, और इसको हम क्या करते हैं एरो फंक्शन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही में नीचे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर इस कंपोनेंट का नाम जो कि है कस्टमर। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। इसके अंदर हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं जो भी चीजें, यानी JSX आपको रिटर्न कराना है तो आप यहाँ पर उसको रिटर्न करा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में भी जो है कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर चीजें हैं, थोड़ा सा फंक्शन लिखने में ही चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा ही कट कर देता हूँ, फ्रॉम द स्क्रैच मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जो है रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन जो है क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन का नाम कस्टमर, और यहाँ पर आपको कोलन लिखना है और इसके बाद में आपको लिखना है रिएक्ट डॉट FC, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसको बताना पड़ेगा कि ये जो कस्टमर है, यानी कि ये जो वेरिएबल है, अभी फिलहाल ये वेरिएबल है, तो ये कस्टमर क्या है, रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आपको एरो फंक्शन यूज करना है तो आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बेटर वे यही है कि आप एरो फंक्शन का जो है यूज करें। उसके बाद में आपने कुछ इस तरीके से एरो फंक्शन बना लिया। अब आप डायरेक्टली जो है नॉर्मल JSX जैसे प्रिंट कराते थे उसी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कराया और इस रिटर्न के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H1 ले लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे कस्टमर कॉम्प, या कंपोनेंट ही कर लेते हैं। तो कस्टमर कंपोनेंट, तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर कंपोनेंट का नाम जो कि हमारे केस में कस्टमर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है टाइप स्क्रिप्ट की मदद से। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको app.tsx में जो है ऐड कर देंगे और पुराना कोड सब कुछ रिमूव कर सकते हैं और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कस्टमर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स का फोल्डर, और इसके अंदर हमारे पास है कस्टमर का कंपोनेंट। तो इसका हम यूज करने वाले हैं और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह यहाँ पर शो करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कस्टमर, और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद चलते हैं वापस ब्राउज़र पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कस्टमर कंपोनेंट शो हो रहा है। हालांकि स्टाइलिंग जो है यहाँ पर प्रीवियस वाली आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 की स्टाइलिंग को रिमूव कर लेता हूँ। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल रहा है कस्टमर कंपोनेंट। और आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करना है। जो कि डेव टूल्स आते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स है। और हाँ, अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपके एक्सटेंशन सर्च में जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली गूगल में आप लिख सकते हैं रिएक्ट डेवलपर टूल्स। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे कि क्रोम के लिए भी अवेलेबल है और फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल मैं फायरफॉक्स पे हूँ, यहाँ से मैं आपको उसको बता देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक्सटेंशन मिलता है, रिएक्ट डेवलपर टूल्स बाय रिएक्ट। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, तभी आपको जो है कुछ इस तरीके से शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐप है, ऐप कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है कस्टमर, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर app.tsx में हमारे पास है, जैसे कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है, और उसके बाद में हमारे पास उसके अंदर है कस्टमर का एक और कंपोनेंट। तो यहाँ पर वो ट्री स्ट्रक्चर जो है शो करता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है वो भी यहाँ पर बताता है। तो इनकेस अगर हमको डीबग करना रहा कुछ, तो हम इस रिएक्ट डेवलपर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐप है, ऐप के अंदर अभी देखिए प्रॉप्स कुछ भी नहीं है, और फिर कस्टमर के अंदर भी हमारे पास कुछ भी प्रॉप्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉप्स को देखेंगे कैसे हम प्रॉपर्टीज को जो है सेंड कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते थे, डायरेक्टली यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज को जो है पास करा देते थे। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास स्टेट से भी आती थी, या फिर हमारे पास जो भी नेटवर्क रिक्वेस्ट है वहां से जो डेटा हम गेट करते थे उसको भी हम यहाँ पर पास करा देते थे। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में जो है एडवांस टाइप चेकिंग है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉप्स देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं नेम, और यहाँ पर उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि टेक इन्फो वाईटी, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमको एरर जो है हाईलाइट हो रहा है, यानी कि रेड लाइन में ये शो कर देता है। तो सिंपली अगर आप इस पे हावर करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हमको प्रॉपर्टीज को सेंड करना है, तो हमको पहले जो कंपोनेंट में उसको यूज करना है वहां पर इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो नॉर्मल रिएक्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है यहाँ पर असाइन कर देते हैं वैल्यूज और उसको कंपोनेंट में यूज करते हैं। तो कंपोनेंट में पहले हमको यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा एडवांस है, तो हमको यहाँ पर हर चीज को पहले डिफाइन करना पड़ता है कि क्या चीजें हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं इस कंपोनेंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको डिफाइन करेंगे। अगर आप डायरेक्टली देखिए इसको डीस्ट्रक्चर भी करेंगे ना यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए हम नेम को इस कंपोनेंट में डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ये भी जो है इनवैलिड है, यहाँ पर ये भी काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एरर मैसेज पढ़ सकते हैं, नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो दे रहे हैं नेम, तो ये एक्सेस नहीं करता है, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। पहले इसके लिए हमको जो है इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर हम इसका टाइप बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हम जो है यूज करने वाले हैं या फिर एक्सपेक्ट करने वाले हैं प्रॉप्स में, इस कंपोनेंट में, यानी कि जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन है app.tsx, और इसमें हम अभी क्या पास कर रहे हैं, नेम, और हो सकता है मल्टीपल प्रॉप्स भी यहाँ पर पास कराएं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर जो है पहले एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, और इंटरफेस में हमको बताना पड़ेगा कि क्या चीजें हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस, और उसके बाद में उस इंटरफेस का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मोस्ट केसेस में कुछ इस तरीके से लिखते हैं आई प्रॉप्स। ये कॉमन पैटर्न है, आप चाहे तो अलग भी इससे हटके कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन पैटर्न है, आपको यही देखने मिलेगा। तो आई प्रॉप्स के नाम से हमने यहाँ पर प्रॉप्स के लिए इंटरफेस क्रिएट किया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करना है, जो भी प्रॉप्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि नेम है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको बता सकते हैं कि हम नेम को जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि नेम हमको मिलने वाला है एज अ प्रॉप, और इसका
इसका टाइप हमको बताना पड़ेगा, जैसे कि इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस आई प्रॉप को जो है पास करा देना पड़ेगा। कहाँ पर पास कराएंगे, जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में पास कराते हैं ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए ये थोड़ा जेनेरिक टाइप रहता है, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस और इसके अंदर आई प्रॉप्स को जो है पास करा देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई प्रॉप्स, तो यहाँ पर हमने प्रॉप्स को पास करा दिया और हम क्या कर सकते हैं, अब डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं वैल्यूज को। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, नेम को एक्सपेक्ट करेंगे। तो जैसे हम नेम लिखेंगे, अब अगर मैं चलता हूँ app.tsx में, तो देखिए यहाँ पर एरर जो है गायब हो चुका है। इसी के साथ में अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एडिशनल प्रॉप जो है सेंड करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे टाइटल, और टाइटल में मैं कुछ भी यहाँ पर रैंडम ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यूट्यूबर। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पर देखिए रेड लाइन शो हो रही है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरफेस में जो है ऐड करना पड़ेगा। पहले कॉमा लगा देते हैं, फिर लिखते हैं टाइटल। टाइटल को हम एक्सपेक्ट करते हैं और इसका टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग। तो सबका टाइप हमको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू हमको जो है रिसीव होने वाली है। और अब वापस चलते हैं हम TSX में, तो देखिए यहाँ से वो एरर जो है रिमूव हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर, इसके बाद में हम डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। नेम के बाद में आपको क्या करना है, अगेन जो है टाइटल को भी ऐड कर देना है, टाइटल। और नीचे हम कंपोनेंट में इसको अब यूज कर सकते हैं। H1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H6 ले लेता हूँ या फिर H4 कर देते हैं हम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और करली ब्रेसेस में हम नेम ऐड कर देंगे। सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार इसको, और टाइटल हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी हम टाइटल को ऐड कर देंगे और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम app.tsx को भी सेव कर लेंगे और चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है नेम एंड टाइटल। तो ये हमने एज अ प्रॉप जो है रिसीव किया है। तो इसी तरीके से आप जो है कोई भी वैल्यूज को अगर आपको गेट करना है, तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आप जो है इसको रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कभी कभार जो है ऑप्शनल भी डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हो गया यहाँ पे एज। अब एज है, ये टाइप इसका नंबर है, मगर हमको इसको ऑप्शनल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इससे पहले एज और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में कोलन करके आप जो है इसका टाइप सेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड किया तो इसका मतलब हो गया ये ऑप्शनल हो गया। जैसे अगर मैं सेव करूंगा तो कोई भी अभी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा, एज इट इज हमारी एप्लीकेशन काम करेंगी। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर लेता हूँ एज को और सेव करता हूँ, तो हमको जो है यहाँ पर एरर आएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आई प्रॉप में हमारे पास एरर आएगा कि एज मिसिंग है, आपको जो है इसको भी जो है गेट करना है। तो यहाँ पे अगर आपने एज पास नहीं की तो आपको जो है फिर एरर देखने मिल सकता है। तो इसको अगर ऑप्शनल बनाना है तो सिंपली आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है, तो ये ऑप्शनल फील्ड बन जाएगा। आप चाहे तो सभी को कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस, तो देखिए वो एरर यहाँ से चला गया। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। काफी बेसिक एग्जांपल है, आगे प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कैसे हम और एडवांस लेवल पे प्रॉप्स को जो है गेट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक पे है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है इंटरफेस को बताना पड़ता है, यानी कि react.fc यानी फंक्शनल कंपोनेंट है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो है आपका प्रॉप टाइप यानी कि प्रॉप का इंटरफेस आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज को जो है डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो भी हमने प्रॉप्स यहाँ पर ऐड किया है ना, नेम टाइटल, तो उसको नॉर्मल हम जैसे डीस्ट्रक्चर करते थे, तो यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली आप जो है इसको आपके कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शनल बनाना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, तो मेक श्योर कोलन से पहले आप क्वेश्चन मार्क ऐड करें, वरना ये काम नहीं करेगा। और भी अगर आपके पास कोई वैल्यूज होती है तो आप यहाँ पर पास करा सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पर एज पास करा दूंगा और यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली जो है नंबर है तो डायरेक्टली भी आप पास करा सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी जो है नंबर्स को पास करा सकते हैं। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। अभी हमने यहाँ पर शो नहीं कराया ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट बना देते हैं और डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एज को जो है ऐड कर देता हूँ, एज, और चेक कर लेते हैं एक बार। सेव, चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए एज भी यहाँ पर बराबर से शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास कंपोनेंट देखेंगे और उसी के अंदर देखेंगे कैसे हम क्लास कंपोनेंट में भी प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ
यूजर्स के नाम से, तो यूजर्स डॉट tsx। तो ये क्लास कंपोनेंट रहेगा। तो क्लास कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट कर दें, सिंपली हमको पहले शुरू इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट को, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट से। और क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे क्लास, तो ये क्लास यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। तो फिलहाल इस क्लास का हमको नेम भी देना पड़ेगा, और आप चाहे तो इसको साथ ही में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे एक्सपोर्ट का, तो ये क्लास एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी। और इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारे कंपोनेंट का नाम है यूजर्स, तो हमने इससे सिमिलर नेम यहाँ पर ऐड किया है यूजर्स। और आगे आप चाहे तो क्लास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर यूजर ही रखना चाहता हूँ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देंगे। क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट देख रहे हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड ऐड करते हैं। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और ये बन चुकी है हमारी क्लास। तो इसमें कोई भी फंक्शन लॉजिक आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, नॉर्मल उसमें हमको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो सेम इसी में भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास होता है सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम जो है प्रॉप्स को पास कराते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं प्रॉप्स ऐड कर देता हूँ, और जैसे हम प्रॉप्स ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको हाईलाइटेड होगा। और देखिए यहाँ पे जो है एरर हमको शो होगा, क्योंकि इस प्रॉप्स का टाइप हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट में देखिए कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस क्रिएट किया था प्रॉप्स के लिए। तो सेम उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इस प्रॉप्स के लिए जो है इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले स्केलेटन बना लेते हैं क्लास कंपोनेंट का। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन चुका है। इसके बाद में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर रेंडर मेथड रहता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेंडर, और इस रेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड ऐड कर देते हैं। और रिटर्न के अंदर आई होप आपको पता होगा, आप अपना JSX का जो भी एलिमेंट है आप इस रिटर्न के अंदर जो है प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं H1 ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का एक मैसेज हमने ऐड किया है, वेलकम टू क्लास कंपोनेंट। और स्टिल यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये लिंटर की वजह से इशू कर रहा है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरफेस का कीवर्ड ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करना है। और इस इंटरफेस का नाम हमको क्या करना है, आई प्रॉप्स रखना है। क्योंकि जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको सेम इसी तरीके से देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई प्रॉप्स। आप चाहे तो पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। मैं इसको कट करके पूरा कैपिटल कर देता हूँ, आई प्रॉप्स। और आई प्रॉप्स के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉप्स है ना, उसके बाद में आपको कोलन लगाना है, और कोलन के बाद में यहाँ पर आई प्रॉप्स का जो इंटरफेस है उसको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे आई प्रॉप्स, तो अब वो एरर जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। स्टिल यहाँ पर हमारे पास वार्निंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यस लिंट का जो है हमारे पास वार्निंग है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजलेस कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये लेगेसी कोड है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल अभी हमको देखने नहीं मिलता है। सब कुछ जो है फंक्शनल कंपोनेंट पे शिफ्ट हो चुका है। बट स्टिल बहुत सारा लेगेसी कोड आपको जो है क्लास कंपोनेंट पर ही मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसको भी जो है अच्छे से एक बार देख लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको जो है ऐड कर देंगे। पहले मैं सेव कर लेता हूँ इसको। सेव करने पे कोई भी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वार्निंग है ES लिंट की, तो ये इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ, ES लिंट डिसेबल नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन। तो ये जो है ESLint इस नेक्स्ट लाइन को जो है डिसेबल कर देगा। यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन यानी कि लिंटर का जो है कोई भी रोल नहीं रहेगा। डायरेक्टली अब क्या होगा, यहाँ पर रेंडर के बाद से जो है लिंटिंग स्टार्ट होगी। तो इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस app.tsx में, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास ऐड कर देंगे कुछ, ताकि अच्छे से हमको इसमें दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बूटस्ट्रैप है। तो इसको कंटेनर की क्लास हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रो की क्लास ऐड कर देता हूँ, रो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो कॉलम ले लेंगे, कॉल MD6। और आई थिंक ठीक है, अभी फिलहाल टेस्ट पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, टॉप पे कर देंगे। एक और यहाँ पर हम कॉल MD6 ले लेंगे, तो डॉट कॉल MD6 टैब प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी के साथ में हमको क्या करना है, हमारा न्यूली क्रिएटेड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, और यहाँ पर इसका नाम आप रख सकते हैं यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर का कंपोनेंट।
तो एक्सटेंशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे एज़ अ कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट। तो यूज़र्स हमने लिखा, स्लैश लगा दिया और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ एरर है, तो इस एरर को एक बार देख लेते हैं हम। चलते हैं वापस यूज़र कंपोनेंट में और एक्सपोर्ट क्लास। ओके, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया ना, इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस पर हवर करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा इम्पोर्ट कुछ इस तरीके से हमको करना पड़ेगा अगर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं देते हैं तो। आप क्या करें, यहाँ पे कर दें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बन जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ से वो एरर भी जो है चला जाएगा। अभी हम इसको भी सेव कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमको कुछ इस तरीके से मैसेज मिल चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे रो का इस्तेमाल किया है और इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट है और सेकंड वाला जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉप्स को भी पास करा के देखेंगे कि प्रॉप्स यहाँ पर पास होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है नेम ऐड करके देख लेता हूँ। यूजर है तो यूजर आईडी कर लेते हैं हम, यूजर आईडी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे, जैसे कि मैं 1 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमको एरर शो कर रहा है। एरर यानी रेड लाइन शो करता है क्योंकि ये टाइप चेकिंग है, रियल टाइम टाइप चेकिंग यहाँ पर होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एरर पढ़ेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट का हमको बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन इंटरफेस के अंदर इसको जो है वैल्यू जो है प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं यूजर आईडी और इसका टाइप रहेगा नंबर। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, यूजर आईडी सेम है, ओके। यहाँ पर लोअर केस में सब कुछ और यहाँ पर हमने आई को कैपिटल किया है ना, इस वजह से एरर अभी भी है। तो इसको कट करके बराबर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर यूजर आईडी और इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंपोनेंट के बाद में जेनेरिक टाइप में जो है प्रॉप्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आई प्रॉप्स और सेम एज इट इज कैपिटल में लिखना पड़ेगा हमको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई प्रॉप्स। अब ये एरर कंप्लीटली चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है एरर जो हाईलाइट हो रहा था वो भी चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फाइल को सेव कर लेंगे आई प्रॉप्स और हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं पहले। तो पैरेंथेसिस में मैंने इसको रैप किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। डिव के बदले हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीचे एक H6 ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर आईडी और यहाँ पर उसको हम प्रिंट करा देंगे, जैसे कि यूजर आईडी। और जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टिल जो है एरर शो कर रहा है। क्यों एरर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है इसको यूज नहीं कर सकते। ये क्लास कंपोनेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। और यहाँ पर एक पैरेंथेसिस हमको लगाना है। अब सब कुछ सही है तो सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूजर आईडी जो है आ चुकी है। अब सब कुछ हमारे पास क्लास कंपोनेंट से आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूजर नेम ऐड कर देना है तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं यूजर नेम और यूजर नेम में हम एडमिन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास रेड लाइन शो होगा और सेव कर लेते हैं। हम सेव करेंगे ना तो आपको एरर शो करेंगे। देखिए यहाँ पर यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट का आपको एरर शो करेगा। तो चलते वापस हम प्रॉप्स के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस यूजर आईडी के बाद में हमको यूजर नेम प्रोवाइड करना है और इसका टाइप आपको ऐड कर देना है। तो इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग और यहाँ पर एस कैपिटल रहेगा और नंबर का एन जो है स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हैं। अगर अपर केस करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा एरर देखने मिल सकता है। यहाँ पर हमने इसका टाइप स्ट्रिंग रखा, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो H6 के नीचे हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर यूजर आईडी के बदले हम यहाँ पर यूजर नेम कर देंगे और प्रॉप्स में हम क्या करेंगे, यूजर नेम कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम भी आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार जो है दिस डॉट प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में कुछ इसी तरीके से हमको यूज करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, या फिर आप लेट का यूज भी कर सकते हैं अगर वैल्यू जो है चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट करली ब्रेसिस और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे हम कहाँ से, दिस डॉट प्रॉप्स से। तो दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है तो हम यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में हमारे पास है यूजर नेम। अब यहाँ पर हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स को रिमूव कर लेंगे
तो दोनों में से मैं रिमूव कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं, तो देखिए कोई भी एरर आपको देखने नहीं मिलेगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन जो है काम कर रही है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है क्लास कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं और उसमें प्रॉप्स को कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि बहुत कम अब आपको देखने में मिलेगा कि लोग क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है आपके पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ जाए जिसमें आपको क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ जाए, या फिर जो लेगेसी कोड बेस है वो तो क्लास कंपोनेंट में ही मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको कोड मिलेगा, फिर हो सकता है आपको ये कोड को जो है फंक्शनल कंपोनेंट में चेंज करना पड़े। तो आपको ये बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो पुराना कोड जो है मेरे पास से डिलीट हो चुका है, तो मैंने ब्रांड न्यू यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जिसमें 2 आउटपुट आपको दिख रहे हैं, एक क्लास कंपोनेंट है और सेकंड वाला फंक्शनल कंपोनेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले कोड यहाँ पे शो कर लेता हूँ। तो एसआरसी के अंदर मैंने कंपोनेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, जिसके अंदर आपको 2 फाइल्स मिलेंगे, funcomp.tsx और classcomp.tsx। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट है और सेकंड वाला जो है क्लास बेस कंपोनेंट है। क्योंकि क्लास बेस यहाँ पर अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो रहेगा फंक्शनल कंपोनेंट पे आने वाली सीरीज़ में। तो पिछले इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक इंटरफ़ेस क्रिएट किया था जिसमें हमने आई प्रॉप्स क्या है, जब भी हमको जो है प्रॉपर्टीज़ रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में सेट करना होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरफ़ेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक आई प्रॉप्स के नाम से जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो की वैल्यू पेयर्स है, या फिर आप इसे कह लीजिए प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो यहाँ पर हम वो सेट करते हैं और उसके बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने app.tsx में जो है यहाँ पर पास किया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है तो हमको इसको पास कराना पड़ता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्टेट देखेंगे, स्टेट हम कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट में आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ईज़ी पड़ता है और मोस्टली आपको फंक्शनल कंपोनेंट ही अब देखने मिलेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में एक और इंटरफ़ेस क्रिएट करेंगे, तो आप चाहे तो टॉप पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है इंटरफ़ेस, यानी कि अगेन हम एक इंटरफ़ेस क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं आई स्टेट, क्योंकि स्टेट से हमको डील करना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई स्टेट के नाम से जो है एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट का इंटरफ़ेस हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम नेम भी पास करा सकते हैं, नेम। अगेन इसका टाइप आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि हमने इसका टाइप रखा स्ट्रिंग, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं। कोई भी टाइटल अगर आपको ऐड करना है, तो की वैल्यू पेयर्स आपके ऊपर है, आप क्या चीज़ यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, तो मैंने दोनों को ही यहाँ पर स्ट्रिंग रखा है। उसके बाद में मैं एक एज का भी ले लेता हूँ। एज तो ऑलरेडी है हमारे पास, देखिए प्रॉप्स के अंदर। तो फिलहाल इसको हम रख देते हैं नेम एंड टाइटल। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर पास कराना है। अब फंक्शनल कंपोनेंट है, आई होप फंक्शनल कंपोनेंट आपको क्रिएट करना आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेट को यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट हुक। अब इस स्टेट को जो है हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो ये रहेगा एरे, जिसके अंदर गेट और सेट मेथड हमारे पास होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्टेट है और इस स्टेट को हम गेट कर रहे हैं और दूसरे वाले में जो है सेट कर रहे हैं। तो स्टेट सेट स्टेट, और यहाँ पे हम नॉर्मली यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज स्टेट हमारा क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हम जो है इनिशियल वैल्यूज भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में हमको जो है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना है, और उसके आगे यहाँ पर उसको डिफाइन करना है आई स्टेट। तो ये क्या रहेगा, जो इंटरफेस हमारा स्टेट का है, तो यहाँ पर वो उसके रेफरेंस के थ्रू जो है यहाँ पर वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा। जैसा कि हम इसमें मान लीजिए ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेम, टेक इन्फो कर लेता हूँ, और उसके बाद में कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज ऐड कर देंगे। एज तो नहीं, टाइटल है अपने पास, तो टाइटल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मर्न स्टैक। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें ऐड कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टेट का इसको रेफरेंस दिया है। मतलब क्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस नेम और टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। इस H3 के बाद में या फिर इस div के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक और div क्रिएट कर लेता हूँ और इसको भी कॉल MD4 कर देते हैं। और BG जो रहेगा इसका हम कर देंगे ब्लैक कर देता हूँ मैं, या फिर सक्सेस कर देते हैं। और एक हेडिंग मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वैल्यूज फ्रॉम स्टेट। पहले सेव कर लेते हैं और एक बार मैं इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। चलते ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आ रहा है वैल्यूज फ्रॉम स्टेट। अब जो स्टेट में वैल्यू है हमारे पास, तो हमने इनिशियल स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। कहाँ गया? ये रहा, देखिए नेम एंड टाइटल। तो इसको हम जो है गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक H4 ले लेता हूँ और इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली कर्ली ब्रेसेस या फिर आप हेडिंग में ऐड कर सकते हैं नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट नेम। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और H4 ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने ऐड किया टाइटल, और टाइटल को भी हम यहाँ पर गेट करेंगे स्टेट में से, स्टेट डॉट टाइटल। तो जितनी भी आपके पास स्टेट में वैल्यूज रहेंगी आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, फिलहाल जो है 2 ही है। अगर आपके पास में ज़्यादा स्टेट है तो आपको पहले यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप चाहे तो इनिशियल टाइम पे इसको जो है यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज को जो है ऐड कर सकते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है, नेम टेक इन्फो, और टाइटल में मोहन स्टैक यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप स्टेट को जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट कर लेता हूँ मैं इसको कॉपी, और एक्चुअल में फंक्शन से ही आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इनहेंस कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है सक्सेस यहाँ से रिमूव कर लेंगे, कट कर लेते हैं, नॉर्मल कॉल MD4 रख लेते हैं इसको, और क्लास में क्या करता हूँ, इसको कार्ड की दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा, और इसके अंदर हम पैडिंग दे देंगे 2 की, राइट लेफ्ट बॉटम से हमको मार्जिन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। तो क्लास कंपोनेंट में कैसे करेंगे, तो चलते हैं क्लास कंपोनेंट में। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अगेन एक इंटरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और इसका नाम अगेन आई स्टेट रखेंगे हम, और इसके अंदर भी हम नेम को गेट करेंगे, तो नेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टाइटल ऐड कर देंगे, सेम रख रहे हैं हम दोनों में, आप चाहे तो और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका टाइप भी हमने स्ट्रिंग रखा। अब यहाँ पे हम कैसे पास कराएंगे स्टेट को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूज स्टेट हुक नहीं है, तो हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं कंपोनेंट को, और यहाँ पर जेनेरिक टाइप में हम आई प्रॉप जो है पास करा रहे हैं, तो इसी के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर आई स्टेट को जो है पास करा देना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें आई स्टेट, तो यहाँ पर हमने स्टेट को भी पास करा दिया। अब इस इंटरफेस के बेसिस पे हम जो है क्लास कंपोनेंट में भी जो है स्टेट को जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है अपने पास, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है दिस डॉट स्टेट, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो हमको दिस डॉट स्टेट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेम, नेम के अंदर कोई भी वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यूट्यूबर, और फिर उसके बाद में हमारे पास है टाइटल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट डेव। तो यहाँ पर हमने स्टेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया। यहाँ पर देखिए आपको बार बार जो है टाइप चेकिंग का ऑप्शन जो है शो करता रहेगा, यानी कि रेड लाइन आपको शो करेंगे जब तक कि वो वैलिड स्टेटमेंट ना बन जाए। अब वैलिड किस बेसिस पे होगा, क्योंकि आई स्टेट है, और यहाँ पर इंटरफेस हम बता चुके हैं, तो इसके बेसिस पे जो है वैलिडेशन परफॉर्म होता है। तो यही खास है टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, कि यहाँ पे रियल टाइम हमको जो है टाइप चेकिंग मिलती है। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट में भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं स्टेट को। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया था, स्टेट बनाया था ना, इसको डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर कर सकते थे, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली लिखा स्टेट डॉट नेम। तो हम क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट में डिस्ट्रक्चर करके देखेंगे। तो कॉन्स्ट, फिर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चर के लिए कर्ली ब्रेसेस। अब कहाँ से डिस्ट्रक्चर करना है, दिस डॉट स्टेट में से हमको डिस्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्ट्रक्चर करेंगे, स्टेट में हमारे पास नेम है, और उसके बाद में है टाइटल। तो ये दोनों चीजें को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और यहाँ पर नेम ऑलरेडी डिफाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, नेम्स कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको भी नेम्स कर देता हूँ, और हमको इंटरफेस में भी इसको करना पड़ेगा नेम्स। तो अब ये बराबर हो जाएगा। चलते हैं वापस, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगेन मैं क्या करता है, डिव ले लेता हूँ, और इसको कार्ड की क्लास दे देंगे, और बीजी जो है हम लाइट कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H1 ले लेंगे, क्लास कॉम्प स्टेट ऐसा कर देते हैं। कोई भी आप रैंडम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हमारे। और इसके अंदर एक H4, इसके अंदर हमारे पास है नेम्स, नेम्स के अंदर हमारे पास है स्टेट के अंदर से वैल्यू। तो हमने डिस्ट्रक्चर किया है, तो डायरेक्टली हम नेम्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और H4 ले लेंगे, H4 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इसके बाद में हमारे पास है टाइटल,
और टाइटल को भी हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्टली टाइटल और इसको हम क्या करेंगे सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस ब्राउज़र पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कार्ड आ चुका है और पैडिंग हमने ऐड नहीं की, तो पैडिंग मैं ऐड कर देता हूँ। पैडिंग दे देंगे हम 3 की सेव, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए हमको पैडिंग भी मिल जाएँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू सक्सेसफुली आ रही है स्टेट में से। क्योंकि यहाँ पे नेम में थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था क्योंकि सेम हो रहा था ना, इसी वजह से हमने यहाँ पे नेम्स कर दिया इसको और यहाँ पर टाइटल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, जितना कॉम्प्लेक्स स्टेट रहेगा थोड़ा-सा हार्ड जाएगा क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट है। नॉर्मल हमको जावास्क्रिप्ट में बिना टाइप चेकिंग की आदत है, तो वो बहुत ईज़ी लगता है हमको, इसीलिए थोड़ा-सा टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, तो थोड़ा-सा हमको मुश्किल जाती है समझने में स्टार्ट में। लेकिन जैसे 1 से 2 प्रोजेक्ट आप इसमें करेंगे, तो ईज़िली आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें काम करती है टाइपस्क्रिप्ट में और कैसे हम जो है इसमें और वैलिडेशन देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक बेसिक एग्ज़ाम्पल हमने देखा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार इवेंट्स देख लेंगे और फिर हम लास्ट में जो है इसमें प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे टाइपस्क्रिप्ट काम करता है रिएक्ट के साथ। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इवेंट्स हैंडलिंग देखेंगे, कैसे हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब इवेंट्स क्या है, जैसे कि बटन प्रेस हुआ, कीबोर्ड का कोई भी यहाँ पर की प्रेस हुआ, तो ये सारे क्या है इवेंट्स के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स जावास्क्रिप्ट सर्च करेंगे तो आपको सारे इवेंट्स की जो है लिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे यहाँ पे बटन क्लिक देख लेंगे। तो उसके लिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ counter.tsx और इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट फिर कंपोनेंट का नाम, तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंटर और काउंटर के बाद में हमको डिफाइन करना है कोलन लगा के react.fc, यानी कि ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है तो हमने react.fc यहाँ पे लिखा और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉप्स को पास करा सकते हैं अगर आपने प्रॉप्स लिखे हैं तो अभी फिलहाल प्रॉप्स हमारे पास नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं एरो फंक्शन इसको बना लेंगे। तो ये एरो फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो नीचे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे काउंटर का जो कंपोनेंट हमने बनाया है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे सिंपली एक h1 ले लेता हूँ मैं पहले काउंटर कॉम, या फिर हम इवेंट हैंडलिंग देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इवेंट हैंडलिंग इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ और इसको भी हम क्या करेंगे app.tsx में जो है इंपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं app.tsx और ये वाला कोड जो है मैं कमेंट कर देता हूँ और ये दोनों को भी हम कमेंट कर देंगे। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो वार्निंग शो करेगा, इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैं क्या करता हूँ देखिए ये जो कंटेनर की क्लास है ना उसको एज इट इज रहने देंगे, ये जो दो कंपोनेंट है इसको कमेंट करेंगे बस। तो यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर लिया और न्यूली क्रिएटेड कंपोनेंट हम ऐड कर देंगे। तो काउंटर का जो कंपोनेंट है देखिए यहाँ पे सजेशन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार आउटपुट देख लेते हैं हम कैसे शो हो रहा है। तो फिलहाल देखिए ये है, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट हैंडलिंग करके हमारा हेडिंग यहाँ पे हमको शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इवेंट देखेंगे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और साथ ही में मैं क्या करता हूँ टॉप पे जो है स्टेट और प्रॉप्स भी बना देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे नहीं तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। इंटरफेस हमने क्रिएट किया आई स्टेट और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगेन एक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ, इंटरफेस और आई प्रॉप्स और यहाँ पर एस को मैं कैपिटल कर देता हूँ। ये नेमिंग कन्वेंशन है जो कि फॉलो की जाती है, आप चाहे तो लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं एक और कंटेनर की क्लास ऐड कर देता हूँ या फिर कंटेनर से हट के हम क्या करेंगे एक कार्ड की क्लास जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं एक रो ले लेता हूँ, पहले रो की क्लास मैंने ऐड की। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉलम ले लेंगे एक कॉल md4 और इसके अंदर हम कार्ड की क्लास ले लेंगे कार्ड और इसके अंदर कार्ड बॉडी। तो बेसिक बूटस्ट्रैप क्लासेस का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक मैं यहाँ पर h2 ले लेता हूँ और h2 के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर
0 ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमको काउंटर देखना है यहाँ पे। और क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 बटन्स को ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट हैंडलिंग होगी। जैसे हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट फायर होगा जिसकी मदद से ये काउंटर जो है रन होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, H2 के बाद में जो है एक बटन ले लेते हैं। बटन ले लिया हमने और बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ INC कर देता हूँ इंक्रीमेंट के लिए शॉर्टकट में। और इसको भी हम कुछ क्लासेस यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास नेम btn सक्सेस कर देते हैं इसको, तो ग्रीन में शो करेगा। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम डेंजर कर देते हैं btn डेंजर और इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बटन्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। और हेडिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास दे सकते हैं क्लास नेम। और यहाँ पर डिस्प्ले की क्लास हम यूज कर सकते हैं, तो डिस्प्ले और 3 कर देते हैं हम डिस्प्ले। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और आउटपुट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा बटन INC और डिक्रीमेंट। तो दोनों में क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको जो है मार्जिन दे देंगे। तो MS3 कर देता हूँ मैं स्टार्ट से और इसको भी जो है MS3 सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको स्टार्ट से जो है स्पेस देखने मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होनी चाहिए और डिक्रीमेंट से जो है वैल्यू जो है डिक्रीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑन क्लिक पर यानी ये जो बटन है हमारा इंक्रीमेंट का, इस पर और डिक्रीमेंट दोनों के लिए हमको जो है यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको जो है यहाँ पे उसे फायर करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करेंगे और ये जो 0 आ रहा है ना, तो इसको हम स्टेट में स्टोर करेंगे ताकि हम इसको चेंज कर पाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना है। तो यूज स्टेट को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे यूज स्टेट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट एरे और यूज स्टेट। और यहाँ पर आपको इसका टाइप भी बताना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर लेते हैं स्टेट और सेट स्टेट फंक्शन। और इनिशियल वैल्यू भी हमको यहाँ पे सेट करना है। तो हमको यहाँ पर आई स्टेट के अंदर जो है इनिशियल स्टेट जो है डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरफेस के अंदर आप क्या करें, यहाँ पर काउंट की एक स्टेट बना दें जिसका टाइप रहेगा नंबर और हम इनिशियली यहाँ पर जो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा काउंट और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 0 क्योंकि नंबर है तो हमको कोटेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। और आप कोटेशन में लिखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग जो है वहां पर वो उसको ले लेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस यूज स्टेट को बताएंगे जो हमारे पास स्टेट है उसमें से। तो नंबर का n जो मैं यहाँ पे स्मॉल में कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेनेरिक टाइप में शो कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आई स्टेट। तो ये रेफरेंस रहेगा कि हमारे पास जो स्टेट है, देखिए ये जो स्टेट में हमारे पास काउंट है, अब उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। और इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम 0 के बदले क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट डॉट नंबर सॉरी स्टेट डॉट काउंट का यूज करेंगे, स्टेट डॉट काउंट। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए बराबर आ रहा है 0। मैं एक बार इसको चेंज करके भी देख लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू 10 कर देता हूँ मैं, सेव। तो यहाँ पे 10 आ रहा है तो वापस से इसको हम 0 कर लेंगे, सेव। चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए जो है एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इसके बाद में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड के लिए और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए। और इस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट। ये एक एरो फंक्शन रहेगा। तो इसको हमने एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल जो है कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन सही से काम करता है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग और इसमें INC कर लेता हूँ मैं इंक्रीमेंट का शॉर्टकट। और अब हम क्या करेंगे, इस इंक्रीमेंट के बटन पे, तो इसके ऑन क्लिक पे हमको काम करना है। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डाउन कर देते हैं थोड़ा सा। और ऑन क्लिक हमको यहाँ पर टारगेट करना है। तो ऑन क्लिक इसके अंदर हमको एक फंक्शन जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है हैंडल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आप लिखें हैंडल इंक्रीमेंट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंसोल को भी ओपन करके रखेंगे। तो देखिए ये कंसोल है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार और मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक। कोई भी यहाँ पर हमारे पास तो कॉल अभी नहीं हुआ है, क्लिक कर लेते हैं एक बार। और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है, सेव। कॉल करना भूल चुके थे हम, देखिए यहाँ पे। चलते हैं वापस, क्लिक। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि विदाउट एरो फंक्शन के भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ऑन क्लिक।
और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है हैंडल इंक्रीमेंट, तो भी काम कर जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास कुछ वैल्यूज है पास कराने के लिए तो फिर आपको जो है एरो फंक्शन में इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वापस, रिफ्रेश और इंक्रीमेंट, तो देखिए यहाँ पे बराबर से इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट के लिए भी करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो है इसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड कर देंगे और डिक्रीमेंट के लिए इसका रिवर्स रहेगा, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमको देखने नहीं मिलेगी। तो चलिए हमको क्या करना है, इसमें सिंपली एक सेट स्टेट फंक्शन का यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट और फिर सेट स्टेट जो कि यूज स्टेट में हमको मिलता है, गेटर और सेटर मेथड। तो इसका हमको इस्तेमाल करना है और इसमें हमको करना है सेट स्टेट। और किससे हमको सेट करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो काउंट है, तो काउंट की जो स्टेट है अपने पास, उसको हमको जो है यहाँ पे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास जो स्टेट है, स्टेट के अंदर काउंट है, उस काउंट को हम क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो भी ये लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, चलते हैं वापस ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे काउंट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से इसको मल्टीपल टाइम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा काउंटर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीमेंट के लिए करना है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ डिक्रीमेंट, और इसको कर देंगे हम माइनस भी कहते हैं हम इसको, माइनस। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट एरो फंक्शन। और इसमें हमको क्या करना है, सेट करना है स्टेट को, यहाँ पे सेट स्टेट। और इसमें हम क्या करेंगे, अगेन काउंट को टारगेट करेंगे और काउंट को हम क्या करेंगे, जो स्टेट में हमारे पास काउंट है उसको जो है -1 कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और इस हैंडल डिक्रीमेंट को अब हमको क्या करना है, हमारे डिक्रीमेंट बटन पे यूज करना है। तो इसके ऑन क्लिक इवेंट पे यहाँ पे हम टारगेट करेंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हैंडल डिक्रीमेंट है अपना, उसको जो है ऐड कर देंगे, हैंडल डिक्रीमेंट। तो ये माइनस का काम करेगा। तो सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस ब्राउजर पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से हम डिक्रीमेंट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज करते जाएंगे तो ये माइनस में भी चला जाएगा, देख सकते हैं आप। तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें हमको प्रीवियस स्टेट को मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने किया है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है इवेंट हैंडलिंग देख ली। काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शन विद पैरामीटर देख लेंगे कि कैसे हम फंक्शन के अंदर जो है पैरामीटर को भी पास करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन विद पैरामीटर देखेंगे, यानी कि अगर हमको फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास कराना है तो हम कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स का फोल्डर है अपने पास SRC में। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर youtube.tsx, और इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो मैं रिएक्ट को इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके बाद में और फंक्शन का नाम जैसे कि यूट्यूब, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन लगा के react.fc, क्योंकि ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम जो कि है यूट्यूब। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराना है हमको, JSX को रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया है, तो उसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हमने ऐड कर दिया। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस इसके लिए, स्टेट के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर स्टेट को हैंडल करना है। उसका नाम मैंने लिखा आई स्टेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज के नाम से जो है प्रॉपर्टी बना देंगे, सो मैसेज, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केलेटन क्रिएट कर देंगे। तो स्केलेटन बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम ले लेंगे, कॉलम D6 कर लेते हैं इसको, कॉलम D6। और उससे पहले हमको रो की क्लास लेना पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं रो की क्लास ऐड कर देता हूँ, और इसको कट करके हम क्या करेंगे, इनसाइड रो ऐड कर देंगे। तो रो के अंदर ये ऐड हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्ड की क्लास ऐड कर देंगे और साथ ही में मार्जिन दे देंगे टॉप से 4 का, और इसके अंदर कार्ड बॉडी, सो कार्ड बॉडी। तो ये बूटस्ट्रैप के नॉर्मल क्लासेस है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो VS कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगाएंगे, उसके बाद में जो भी लिखेंगे तो वो एज अ क्लास जो है ट्रीट होगा, और टैब प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से ऑटो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है डिव। और इस कार्ड बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ, H1,
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी ग्रीटिंग मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ फिलहाल, और नीचे हम क्या करेंगे, 3 बटन जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन ले लेता हूँ, बटन यू को स्मॉल केस में कर दें, बटन विथ बटन क्लास, और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे अलग अलग क्लासेस। तो बटन सक्सेस, टैप प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे बटन आ चुका है, और इसको लोअर केस में कर देते हैं बटन। और इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे लाइक। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इनका कलर चेंज कर देते हैं। लाइक के लिए हम क्या करते हैं, इसको डेंजर कर देते हैं, और कमेंट के लिए आई थिंक सक्सेस ठीक है, और सब्सक्राइब के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इन्फो कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस। तो देखिए अभी हमने इसको हमारे मेन कंपोनेंट में ऐड नहीं किया ना, तो app.tsx में हम क्या करेंगे, काउंटर के नीचे जो है यूट्यूब कंपोनेंट को भी ऐड कर देंगे, यूट्यूब। इसको क्लोज कर देते हैं, सेव, चलते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मार्जिन भी दे सकते हैं हम, और इनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन देंगे MS2 कर देते हैं, और इसको भी जो है MS2। तो मार्जिन लेफ्ट के बदले अब MS2 यूज होता है, 2 तो हमने दिया है, MS यानी मार्जिन स्टार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से हमको स्पेस मिलेगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस H1 को भी जो है क्लास दे सकते हैं, क्लास नेम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे इसको 3 का, तो चारों तरफ से इसको मार्जिन मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, इस मैसेज को जो है डायनेमिकली चेंज करना है, यानी कि लाइक पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे लाइक हो, कमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर कमेंट हो, और सब्सक्राइब पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं वापस, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैसेज है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमको इसको स्टेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट हुक को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट एरे का टाइप रहेगा यूज स्टेट, क्योंकि यहाँ पर हम हुक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैसेज का नाम दे देते हैं, डायरेक्टली मैसेज एंड सेट मैसेज। या फिर हम क्या करते हैं, स्टेट का नाम देते हैं, नॉर्मल रखेंगे तो इजीली हमको समझ में आएगा कि ये हमारी स्टेट है, और यहाँ पर सेट स्टेट का फंक्शन हमारे को मिलता है। अब इसका टाइप आपको डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है आई स्टेट। तो ये जो आई स्टेट का हमने इंटरफेस क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारे पास मैसेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसका जो रेफरेंस टाइप है वो है आई स्टेट, जो कि ये हमने इंटरफेस क्रिएट किया था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है मैसेज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा मैसेज, और इनिशियल टाइम पे आप कोई भी मैसेज जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक मैसेज के बदले यहाँ पर अब स्टेट की मदद से जो है मैसेज को शो कराएंगे। तो स्टेट डॉट मैसेज, ये स्टेट है हमारे पास, देखिए ये स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे पास मैसेज का ऑब्जेक्ट है, तो वो हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। अब इस वेलकम मैसेज को हमको चेंज करना है, जैसे मैं लाइक पर क्लिक करूँ तो ये लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट पे करूँ तो कमेंट हो जाना चाहिए, और सब्सक्राइब पे क्लिक करूँ तो ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी हमको अचीव करनी है। तो इसमें हम क्या करने वाले, पैरामीटर का यूज करेंगे। तो जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ना, उसमें हम यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे पैरामीटर। तो इस बटन में हमारे पास लाइक का पैरामीटर रहेगा, सेकंड वाले में कमेंट का, और थर्ड वाले में जो है सब्सक्राइब का पैरामीटर हमारे पास रहेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट। और हाँ, पिछले वीडियो में आई थिंक मैं बताना भूल गया था, हम क्या करते हैं, फंक्शन को जो है ना वॉइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आप क्रिएट करेंगे ना, तो उसका टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। डिफ़ॉल्ट तो वो ले लेगा, लेकिन आप क्या है, यहाँ पर उसका टाइप जो है डिफाइन करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका टाइप जो है बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन के बाद में आप क्या कर सकते हैं, कोलन लगा के फंक्शन टाइप बता सकते हैं। तो वॉइड मतलब क्या है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पे इसको वॉइड रखा है। तो नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपका फंक्शन रहेगा। अब चलते हैं वापस, और यहाँ पे हमको क्या करना है, अगेन फंक्शन क्रिएट करना है, और इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रीट कर देते हैं हम इसका नाम ग्रीट। और उससे पहले मैं यहाँ पे हैंडल लगा देता हूँ, क्योंकि फंक्शन है तो एक तो आप स्टार्ट में हैंडल लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद में भी आप हैंडल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैंडल ग्रीट। तो ये फंक्शन है, तो इसको एरो फंक्शन हम बना देते हैं। तो ये रहा हमारा एरो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि
हमको कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट मिले, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीट का आर्ग्यूमेंट सेट कर देते हैं जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमको आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो यहाँ पे सेट स्टेट का जो फंक्शन है अपने पास, जो यूज स्टेट में हमको मिलता है, देखिए स्टेट सेट स्टेट, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये जो मैसेज है उसको चेंज करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, क्योंकि मैसेज को हमको टारगेट करना है। और मैसेज को कैसे चेंज करना है, जो भी ग्रीट है अपने पास, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो हमको आर्ग्यूमेंट मिलेगा उससे हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे वेलकम है, तो जब भी यहाँ पर ग्रीट हमको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है कहीं पर भी ऐड करेंगे और वहां पर जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू रहेंगी उससे जो है वेलकम रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है और इसका टाइप आप जो है वॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका टाइप जो है वॉइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक के ऑन क्लिक पे काम करेंगे, सो ऑन क्लिक। और जब भी हमको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है पास कराने होते हैं तो हमको एरो फंक्शन में उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैंडल, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, हैंडल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा हैंडल ग्रीट के बाद में पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो भी मैसेज आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम फंक्शन जो है बाकी सब पे भी अप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा टाइम बचे इसीलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी अगेन, नीचे वाले पे भी हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक करली ब्रेसेस मिसिंग है, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब सही है। और यहाँ पर जो है कमेंट के लिए है तो हम कमेंट ऐड कर देंगे। और उसके बाद में हमारे पास है सब्सक्राइब के लिए, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसमें भी मिसिंग है करली ब्रेसेस, तो वो कॉपी नहीं हुआ सही से। यहाँ पे भी हम सब्सक्राइब ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं वापस ब्राउजर पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए इनिशियली हमको क्या है, वेलकम शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, जैसे डिफॉल्ट यूज स्टेट है ना, तो उसमें हमारे पास जो मैसेज है वो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है वेलकम। अब अगर मैं यहाँ पर लाइक क्लिक करूँ तो यहाँ पे लाइक होना चाहिए, और जैसे ही दूसरे जो बटन है उस पर जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइक पर, तो देखिए तो यहाँ पर वेलकम मैसेज जो है चेंज हो चुका है। इसी तरीके से कमेंट और फिर सब्सक्राइब, तो तीनों भी हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर के जरिए जो है इसको चेंज करा दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी जो है पैरामीटराइज फंक्शन यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसमें जो बटन पर वैल्यू है वही चीज आप यहाँ पर गेट करें, हो सकता है हमारे पास कुछ अदर वैल्यूज हैं जो कि हम आने वाले उसमें देखेंगे। जब हम इसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पर वैल्यूज हमारे पास डेटाबेस में से रहेंगी या फिर फॉर्म से रहेंगी, तो वो भी हमको देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक डमी सा एग्जांपल हमने देखा है कि कैसे हम पैरामीटराइज फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म का एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में। तो चलते हैं वापस VS कोड में, और मैं क्या करता हूँ, SLC के अंदर जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे login.tsx के नाम से। इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। साथ ही में मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट को भी इंपोर्ट करते चलता हूँ। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो कॉम्प, और इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं लॉगिन। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका रेफरेंस देना है react.fc, और ये रहेगा एरो फंक्शन। और नीचे हम क्या करेंगे, इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे JSX एलिमेंट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे। और एक मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर की क्लास ऐड कर देंगे div को, और उसके बाद में यहाँ पे एक h1 ले लेंगे हम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म एग्जाम्पल। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको इसको app.tsx में ऐड करना है। पहले वाले जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इन दोनों को हमने कमेंट कर दिया। साथ ही में दोनों के इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लॉगिन, देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको क्लोज कर देते हैं, सेव। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आ चुका है, लॉगिन फॉर्म एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे गेट बूटस्ट्रैप, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्स पर क्लिक करेंगे और हम सर्च कर लेंगे फॉर्म को।
और यहाँ पे हमको फर्स्ट में ही एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, इस फॉर्म को कॉपी कर लें। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको हमने कॉपी किया। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और प्रीवियस कंपोनेंट को हम क्लोज कर देंगे और ये रहा हमारा लॉगिन का कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक फॉर्म के नाम से जो है क्लास क्रिएट कर देता हूँ, या फिर क्या करेंगे सिर्फ एक नॉर्मल डिव जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे डिव, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको एरर शो करता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे JSX और प्योर HTML में डिफरेंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन पे जाइए और यहाँ से जो है HTML टू JSX का कन्वर्टर होता है, उसको आप इंस्टॉल करके रखें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे मिल जाएगा HTML टू JSX, इसको जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने अभी कॉपी किया है फॉर्म को, उसको यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा कन्वर्ट HTML टू JSX। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो कोड है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले और इसको बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली जो है JSX में कन्वर्ट हो चुका है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लेबल है देखिए चेक बॉक्स हमको नहीं चाहिए, तो हम इस डिव को रिमूव कर लेंगे। ईमेल और पासवर्ड ये दोनों इनपुट बॉक्स को रखेंगे, लेबल भी साथ में आप रिमूव कर सकते हैं, ये एरर के लिए। तो अभी हमको कोई भी एरर हैंडलिंग नहीं देखनी है, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इतना हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। देखिए सेव कर लिया मैंने। चलते हैं ब्राउजर पर, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे। एक डिव जो हमने पहले ऊपर लिखा था ना, उसमें हम कुछ क्लास नेम ऐड कर देंगे। हाइट दे देंगे 50 कर देते हैं। हाइट नहीं, इसको हम विड्थ दे देंगे, विड्थ 50। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। आप चाहे तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। यहाँ पे हमको सिर्फ फंक्शनैलिटी देखनी है, इसीलिए हमने इसको बहुत बेसिक रखा है। आप चाहे तो कार्ड की क्लास भी ऐड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को हम क्लास दे देंगे, तो क्लास नेम, और इसको हम कार्ड की क्लास दे देंगे और पैडिंग दे देंगे हम 4 की। सेव कर लेते हैं इसको एक बार। चलते हैं ब्राउजर पर। देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर ये देखने मिलेगा। आप चाहे तो इस H1 को फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करके फॉर्म के अंदर जो है पेस्ट कर दूंगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। और मार्जिन टॉप भी दे सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्म है उसको हम कर देंगे मार्जिन टॉप से 4। सेव। तो कुछ इस तरीके से मार्जिन भी आपको देखने मिल जाएगा। और नीचे आप आउटपुट के लिए भी कुछ ना कुछ एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक p टैग ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या शो कराएंगे, इनपुट डेटा। तो जो भी हम टाइप करेंगे या फिर सबमिट करेंगे तो वो डेटा हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको मार्जिन दे सकते हैं। तो मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम, मार्जिन टॉप से 4 और बीजी जो है इसका लाइट कर देंगे, पैडिंग दे देंगे 2 की। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजर जो भी टाइप करे डेटा उसको हमको जो है हैंडल करना है। तो उसके लिए हमको स्टेट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक स्टेट का जो है इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक इंटरफेस क्रिएट करना है, आई स्टेट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। किसके लिए, यूजर के लिए, क्योंकि यूजर डेटा है। ईमेल और पासवर्ड किसका रहेगा, यूजर का रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर का। उसके अंदर हमारे पास है यूजर नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग। इसी तरीके से हमारे पास रहेगा पासवर्ड, उसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो ये दोनों चीजें हमने ऐड कर दी। इसी तरीके से हमको यूज स्टेट हुक लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, यूज स्टेट हुक को भी ऐड कर दें। मेक श्योर कर्ली ब्रेसेस में ऐड करें। और डबल ऐड हो गया, ये कॉमा को आप रिमूव कर लें। तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट हुक को भी ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यूज स्टेट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एज इट इज नाम रखेंगे स्टेट का। तो स्टेट और सेट स्टेट फंक्शन। और इसके अंदर हमको क्या करना है, अभी इस यूज स्टेट का जो है रेफरेंस ऐड करना है, जो कि हमारे पास इंटरफेस है आई स्टेट। तो यहाँ पे हम उसको आई स्टेट पास करा देंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यूजर का ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है यूजर, और यूजर के अंदर हमारे पास है यूजर नेम। इनिशियली उसको जो है हम एम्प्टी रखेंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोलन भूल चुके हैं हम। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड भी ऐड कर देंगे, पासवर्ड। और इसको भी इनिशियली जो है एम्प्टी रखेंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमारे इनपुट बॉक्स है ना, उसको जो है ये चीजें पास करानी है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक तो हम डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप के बाद में जो है वैल्यू को ऐड कर देंगे। और वैल्यू हमारे पास स्टेट में है, स्टेट डॉट यूजर डॉट
यूजर नेम, और पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये रहा इनपुट पासवर्ड का, उसके लिए भी हमको वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं ब्राउजर पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे अभी टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ भी हम इसमें टाइप करेंगे ना तो वो चेंज इवेंट में काउंट होगा। तो उसके लिए एक और यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट मिलता है हमको, ऑन चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑन चेंज पे जो है इवेंट जो है फायर कर सकते हैं, यानी कि हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम जो है चेंज इवेंट को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल चेंज। तो इस फंक्शन का नाम हमने रखा हैंडल चेंज। अब ये सेम फंक्शन हमको क्या करना है, कॉपी करना है और जो ईमेल है उस पर भी पेस्ट कर देना है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो इनपुट है तो ये इनपुट ईमेल के लिए है और सेकंड वाला जो है पासवर्ड के लिए। तो इसमें हम एक नेम का एट्रीब्यूट जो है ऐड कर देंगे और इस नेम के बेसिस पे हम जो है ईमेल और पासवर्ड को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम ईमेल, और इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट में यूजर नेम है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। इसी तरीके से ऊपर इंटरफेस में भी हम क्या करेंगे, इसको ईमेल कर देंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो है पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नेम इक्वल टू पासवर्ड, और इस फंक्शन को अभी हमको क्रिएट करना है। तो इसको भी आप क्या करें, सबसे पहले स्टेट डॉट यूजर है तो उसको आपको करना है यहाँ पे ईमेल, और इस हैंडल चेंज को हमको अभी क्रिएट करना है, वरना इसी तरीके से रेड लाइन शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेट के बाद में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट है उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल चेंज का जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमेंट कर देता हूँ हैंडल चेंज फंक्शन। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ये रहेगा नॉर्मल एरो फंक्शन। फिलहाल हम यहाँ पे नॉर्मल एरो फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट को टारगेट करना है। कौन से इवेंट को, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हमको इसकी वैल्यू को जो है टारगेट करना है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है टाइप स्क्रिप्ट में बताना पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हैं इस फंक्शन में, क्योंकि इवेंट टारगेट कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवेंट को जो है एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। इसके बाद में आपको इसका टाइप देना है, आप चाहे तो स्ट्रिंग दे सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे बताना पड़ता है टाइप स्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो क्या स्पेसिफिक इवेंट जो है ये फंक्शन टारगेट करने वाला है। जैसे कि रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट, और क्या चेंज करने वाला है आपको इसमें यहाँ पे बताना पड़ता है। तो HTML का जो इनपुट एलिमेंट है ना, उसको जो है टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है HTML इनपुट एलिमेंट। तो इतना बड़ा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके जो है हमारी एप्लीकेशन जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टली टाइप बन जाती है। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को जो है वॉइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉइड, और यहाँ से एज इट इज अब आप जो है कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी ऑपरेशन क्या करना है, हमको इस वैल्यू को हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्टेट के अंदर हमारे पास यूजर है, और यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे सबसे पहले। तो जो भी स्टेट में वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे स्प्रेड करने वाले। तो स्टेट डॉट, और जो वैल्यू हम रिसीव करने वाले हैं किस बेसिस पे करेंगे, देखिए हमारे पास जो है वैल्यूज जो रहेंगी नीचे, देखिए हमने जो नेम यहाँ पे ऐड किया था ना उसके बेसिस पे रहेंगी। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर ऐड करनी है। तो एरे ले लीजिए आप। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इवेंट को, जो कि हम नॉर्मल रिएक्ट में भी करते हैं। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, नेम के बेस पे हम टारगेट करेंगे। और जब टारगेट करेंगे तो क्या होना चाहिए हमको ये बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये चीज़ें काम करती है या नहीं। चलते हैं ब्राउज़र पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। साथ ही में कंसोल भी ओपन रखते हैं, इन केस अगर कोई एरर रहता है तो हमको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी तक तो कोई एरर हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी इसमें टाइप करके देखेंगे। तो देखिए सक्सेसफुली अब चीज़ें इसमें जो है बराबर काम कर रही है, हम टाइप कर पा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है, और ये जो इनपुट डेटा है ना इसको भी हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि अभी स्टैटिक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायनेमिक कर लेंगे सबसे पहले। तो ये रहा हमारा पी टैग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन ले लेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का इस्तेमाल कर लेंगे हम, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हमारे पास जेसन डेटा है ना यूजर का, उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड है। और उसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली जो स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे पास है यूजर, तो उसको एज इट इज हम प्रिंट कराएंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ,
इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं, इसको चलते हैं वापस। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली वैल्यूज आ रही है। मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए इनिशियल टाइम पे एम्प्टी है और मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो टाइप हो रहा है। अब हमको क्या करना है, ऑन सबमिट इवेंट पे काम करना है, क्योंकि देखिए हमारा इनपुट टाइप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, तो इसका टाइप सबमिट है। जब भी आप फॉर्म यूज करेंगे तो मोस्टली उसका टाइप जो है सबमिट होता है, और हम फॉर्म पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है ऑन सबमिट। तो इस ऑन सबमिट पे यानी कि जब फॉर्म सबमिट हो तब क्या हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल सबमिट के नाम से, और इसको अभी हमको क्रिएट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म हैंडलिंग करके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, नॉर्मल एरो फंक्शन हम इसको बना लेते हैं। अब इसको हमको जो है टाइप स्क्रिप्ट के इक्विवेलेंट बनाना है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट को जो है यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट में ऐड करेंगे, और इसका टाइप हमको अगेन जो है यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अगेन जो है रिएक्ट को टारगेट करना है, रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट। तो यहाँ पे हमको मिलता है फॉर्म इवेंट, इसको हम टारगेट कर रहे हैं। और इसके बाद में आपको जो है अगेन इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ये HTML का जो है फॉर्म एलिमेंट, और इस फंक्शन का टाइप जो रहेगा अगेन वॉइड रहेगा। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, यानी कि डिफॉल्ट बिहेवियर हमको इसका बंद करना है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, और हमारे पास क्या स्टेट है और स्टेट के अंदर यूजर है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। या फिर देखिए अभी तो हमने हैंडल नहीं किया ना इसको, एक बार टेस्ट कर लेते कंसोल डॉट लॉग में भी ये बताता है या नहीं। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे टाइप ईमेल है तो हमको प्रॉपर फॉर्मेट ऐड करना पड़ेगा, सबमिट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल है और पासवर्ड है। तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर अलर्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अलर्ट ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम मैसेज ऐड कर सकते हैं लॉग इन सक्सेस। सेव, चलते ब्राउजर पर इसको रिफ्रेश कर लेंगे और फिर से इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, a@a.com, पासवर्ड 123456, सबमिट। तो देखिए लॉग इन सक्सेस, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये हो गया नॉर्मल तरीका। अब ये तो हमने नॉर्मल रिएक्ट में भी देखा था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप फर्दर लेके जा सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस src के अंदर जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स के नाम से, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्योर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ilogin.ts। तो देखिए यहाँ पे कोई रिएक्ट की फाइल हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्योर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम स्कीमा जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई लॉग इन, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा इस फाइल को। तो एक्सपोर्ट, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन में इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे। तो एक्सपोर्ट इंटरफेस, और इसका नाम मैं रखता हूँ आई लॉग इन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड को हैंडल करेंगे, जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और पासवर्ड है, पासवर्ड का टाइप भी रहेगा हमारे पास स्ट्रिंग। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे इंटरफेस में यूजर के अंदर जो है ईमेल पासवर्ड को ऐड किया था, क्योंकि देखिए अभी ये नॉर्मल फॉर्म है, हो सकता है आपके पास जो है इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एक ilogin.ts यानी कि एक नॉर्मल मॉडल की फाइल आप बना सकते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आप रख सकते हैं। जैसे कि कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ, तो जितने भी आपके पास रहेंगे ना, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ईमेल और पासवर्ड ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो ही फील्ड है। और हम क्या करेंगे, देखिए इस यूजर का टाइप जो है ना आपको चेंज कर देना है। अब इसका टाइप जो रहेगा ना, वो रहेगा आई लॉग इन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सजेशन भी शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है इंपोर्ट भी हो जाएंगी, और इसका टाइप बराबर से काम करेगा। और मैं अगर इसको अभी सेव कर लूँ और चलते हैं वापस ब्राउजर पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे और फिर से कुछ भी इसमें टाइप करता हूँ, और ये ईमेल है इसीलिए हमको @ लगाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिए सारी फंक्शनैलिटी एज इट इज काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा कोड जो है काफी क्लीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है और प्योर टाइप स्क्रिप्ट है। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, अलग से जो है यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी इंटरफेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है कोड क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए अगर आपको ज़्यादा प्योर जावास्क्रिप्ट पसंद है, यानी ES6 के साथ में, तो आप एज इट इज़ उसको रहने दें, पहले जो हमने किया उसी के साथ में आप जा सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस बना सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका रेफरेंस टाइप देके आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो इस कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ auth.tsx और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे const auth और इसको हम क्या करते हैं, auth यूज़र कर लेते हैं, ठीक है। auth यूज़र कोलन फिर इसका टाइप हमको डिफाइन करना है react.fc एरो फंक्शन और इस फाइल को भी रीनेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ। सिर्फ auth था तो auth यूज़र कर लिया हमने इसको और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट auth यूज़र और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे JSX को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म ऐड कर देता हूँ रिएक्ट फ्रैगमेंट का और साथ ही में कंटेनर की क्लास हम ऐड कर देंगे कंटेनर। उसके अंदर एक रो ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल MD4 या फिर 6 कर लेते हैं और इसके अंदर जो है एक पैराग्राफ मैं ऐड कर देता हूँ या फिर एक हेडिंग ले लेता हूँ। सिंपल एक एग्जांपल देख लेंगे एक्चुअल में हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मैसेज ऐड कर देता हूँ, प्लीज लॉग इन फॉर डैशबोर्ड। एक H1 हमने इस तरीके से लिया, एक और मैं H1 ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं करता हूँ वेलकम यूजर। तो ये जो दो मैसेज है अपने पास, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अगर यूजर लॉगिन है तब उसको वेलकम यूजर मिले और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे ये मैसेज उसको शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन्स भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे बटन ऐड कर देता हूँ, बटन विथ क्लास btn प्राइमरी और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको लॉग आउट का फंक्शन हम दे देंगे बाद में। फिलहाल हम सिंपली टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो देखिए लॉगिन एंड लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए हम जो है इसका कलर चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे डेंजर। सेव कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे, app.tsx में ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे पहले और फिर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे हमारा auth यूजर कंपोनेंट। तो देखिए auth यूजर, इस पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इस लॉगिन वाले को कमेंट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो और क्लासेस में ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यूआई अच्छा दिखे। इसको क्लोज कर देंगे पहले वाली फाइल को और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर है तो इस रो को हम कर देंगे कार्ड की क्लास और इनर पैडिंग हम 4 की दे देंगे और मार्जिन टॉप से आई थिंक 4 ठीक रहेगा। सेव। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आप चाहे तो मार्जिन स्टार्ट की क्लास भी ऐड कर सकते हैं। तो MS2 कर देता हूँ मैं इसको या फिर M2 कर देंगे। सिंपली चारों तरफ से जो बटन के पास मार्जिन मिल जाएगा, M2 सेव। तो इस तरीके से लॉग इन लॉग आउट का जो है हमको बटन देखने मिल जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो मैसेज है उसको जो है कंडीशन पे जो है शो कराना है। अगर लॉग इन है तो वेलकम यूजर, लॉग आउट कर दिया तो प्लीज लॉग इन और सिर्फ लॉग इन का बटन। तो उसके लिए हमको स्टेट लगेगा और यहाँ पे स्टाइलिंग का कुछ इशू हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। और इस कॉल MD6 के बदले मैं कर देता हूँ 10 कर देते हैं इसको। अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस और आई स्टेट और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली लिखेंगे इज लॉग इन और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बुलियन। बुलियन मतलब क्या है कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू। यूज स्टेट को हमको ऐड करना है, यूज स्टेट। तो यहाँ पर हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हैं और यहाँ पे उसको हमको क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट एम्प्टी एरे टाइप ऑफ यूज स्टेट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट बना देंगे, स्टेट एंड सेट स्टेट फंक्शन। इसके अंदर जो है यूज स्टेट का टाइप हम बता देंगे। तो टाइप के अंदर आपको क्या करना है, आई स्टेट बताना है, आई स्टेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लॉगिन की फंक्शनैलिटी को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इज लॉगिन इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट ये लॉगिन नहीं रहेगा। अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तभी जो है हम यहाँ पर उसको ट्रू कराएंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन है ना, तो पहले शुरू इसको हम ऐड कर देंगे तो एक ही मैसेज हमको शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉल MD10 में एक्सप्रेशन ऐड करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम जो है टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, इज लॉगिन। तो हमको चेक करना है कि ये लॉगिन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे,
स्टेट के अंदर है ना, तो स्टेट डॉट करना पड़ेगा, स्टेट डॉट लॉगिन। अगर हमारे पास स्टेट डॉट लॉगिन है और उसके अंदर हम चेक करेंगे स्टेट डॉट इज लॉगिन, यानी कि इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तब क्या करूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी हम रिटर्न करा सकते हैं। तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, अच्छे से आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर हमको क्या करना है, JSX को जो है प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 को यहाँ से कट कर देता हूँ। अगर लॉगिन है तो वेलकम यूजर हम शो करेंगे, तो इस H1 को कट करें और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसी तरीके से एल्स की कंडीशन हमको देनी है, तो यहाँ से इसको कट करके एल्स में हम ऐड कर देंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले शुरू चेक कर रहे हैं कि हमारे पास स्टेट है और उस स्टेट के अंदर हमारे पास इज लॉगिन है या नहीं। अगर ये कंफर्म हो गया, उसके बाद में हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये वैल्यू हमारे पास है या नहीं। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है ट्रू के लिए, सेकंड वाला होगा फॉल्स के लिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कोलन की मदद से जो है सेपरेट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ये तो हमने देखा ही होगा। इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी क्या शो कर रहा है, प्लीज लॉग इन फॉर डैशबोर्ड। अब अगर मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तभी जो है हमको यहाँ पे वो शो होना चाहिए। इसी तरीके से आप जो है बटन के लिए भी कर सकते हैं। तो बटन को भी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ऐड कर देता हूँ। सेम कंडीशन है, देखिए स्टेट डॉट इज लॉग इन अगर हमारे पास है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसके अंदर की वैल्यू। तो स्टेट डॉट इज लॉग इन और एक्सप्रेशन हमको पूरा ऐड करना है टर्नरी ऑपरेटर का। और उसके अंदर देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास लॉग इन है तो उसको लॉग आउट बटन शो होना चाहिए। तो यहाँ से इसको कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। और अगर लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन का बटन यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। सेव करते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए फिलहाल हमारे पास क्या है, सिर्फ यही ऑप्शन शो कर रहा है, प्लीज लॉग इन फॉर डैशबोर्ड। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट को चेंज करना है ऑन क्लिक की मदद से। तो ये जो बटन है अपने पास, इसके लिए हमको फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन के नाम से बनाता हूँ, लॉगिन फंक्शन। और यहाँ पे इसका नाम हम रखेंगे हैंडल लॉगिन और इसको सिंपल एरो फंक्शन हम बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका टाइप भी सेट कर देना है। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। और इसके अंदर हमको सिर्फ स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट स्टेट और स्टेट के अंदर हमारे पास है इज लॉगिन। इसको हमको क्या करना है, ट्रू कर देना है। तो अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से जो है लॉग आउट के लिए भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए साथ ही में बना देता हूँ लॉग आउट फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट नॉर्मल एरो फंक्शन। इसका टाइप भी आप वॉइड रखें और इसके अंदर अगेन हमको सेट करना है स्टेट को। तो सेट स्टेट और इसके अंदर हमारे पास है इज लॉगिन। उसको वापस से हमको क्या करना है, फॉल्स कर देना है। तो लॉगिन वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर रहे हैं और लॉग आउट वाले में जो है फॉल्स कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, ये जो बटन है ना, इसके ऑन क्लिक पर काम करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन क्लिक। तो पहला वाला लॉग आउट के लिए, तो यहाँ पे हम हैंडल लॉग आउट का फंक्शन जो है ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड वाला लॉगिन के लिए है। तो इसके ऑन क्लिक पे भी हमको, और यहाँ पे हम करेंगे हैंडल लॉगिन फंक्शन। तो हैंडल लॉगिन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर और इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो देखिए कंसोल पे भी कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है अपने पास। और यहाँ पे सिंपल एक मैसेज है, प्लीज लॉग इन फॉर डैशबोर्ड। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं करता हूँ लॉगिन। तो देखिए वेलकम यूजर और हमारे पास लॉग आउट का बटन आ रहा है। काफी बेसिक एग्जांपल है, लेकिन इसमें हमको जो है कंडीशनल रेंडरिंग जो है इजीली समझ में आ जाएंगी। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वापस से हमारे पास इस लॉगिन की वैल्यू जो है फॉल्स हो गई। हमने ऑन क्लिक पे किया, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन पे जो है इसको ट्रू कर रहे हैं और लॉग आउट पे वापस से फॉल्स कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमने रखा है इसको फॉल्स रखा है। तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा, यानी कि इस लॉगिन में जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इटरेशन देखेंगे, यानी कि कैसे हम इसमें लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम यूजर लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम यूजर की लिस्ट को मैनेज करेंगे। तो यूजर लिस्ट डॉट tsx और इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और फंक्शन हमको क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट यूजर लिस्ट कोलन रिएक्ट डॉट fc, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इसीलिए हमको बताना पड़ता है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने
इसको एरो फंक्शन बना लिया और साथ ही में एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र लिस्ट। तो इस कंपोनेंट को साथ ही में हमने एक्सपोर्ट कर दिया और इसके अंदर हम JSX को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे और फ्रेगमेंट ऐड कर देंगे। तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम एक बेसिक स्केलेटन क्रिएट करेंगे। तो एक क्लास लेता हूँ मैं कंटेनर की और इसके अंदर एक हम रो भी ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेते हैं हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लूपिंग देख रहे हैं या फिर आप कह लीजिए उसको इटरेशन। और साथ ही में हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर है, यूजर लिस्ट डॉट tsx कंपाइल विद प्रॉब्लम्स। ओके, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो अभी सेव नहीं हुआ ना, सेव कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं। तो देखिए कोई भी एरर नहीं है, वो सेव नहीं हुआ था इसीलिए एरर शो किया था। तो अब हम चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे। गेट बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे और यहाँ से डॉक पे क्लिक करेंगे और टेबल को सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इटरेट करके जो है ना टेबल की फॉर्म में डेटा लाएंगे। तो यहाँ से मैं एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर इस H1 के बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे। मेक श्योर इसको आप कन्वर्ट कर दे JSX में। तो यहाँ से देखिए टेबल है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट HTML टू JSX। और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम रिमूव कर लेंगे, जैसे कि हम इसमें सिर्फ सीरियल नंबर देख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ S नंबर सीरियल नंबर के लिए, और फर्स्ट के बदले मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ऐड कर देंगे। तो 3 ही कॉलम हमारे पास रहेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वाले को रिमूव कर लेंगे और एज में कोई भी आप रैंडम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी रिमूव कर लेंगे। ये हार्ड डेटा है हमारे पास, इसको हमको जो है डायनेमिकली या फिर कह लीजिए हमको इटरेट करना है। तो इटरेट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम थोड़ी देर में। और थर्ड वाले को मैं रिमूव कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, app.tsx में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, यूजर लिस्ट। मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। प्रीवियस वाले को हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, और इसके इंपोर्ट को भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव। चलते हैं वापस ब्राउज़र पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जो रो है ना, इसकी विड्थ जो है हम 50 कर लेते हैं। तो थोड़ा सा छोटा ही यहाँ पर हमको दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरीके से, और मार्जिन टॉप से जो है 4 कर देंगे, तो थोड़ा टॉप से हमको मार्जिन मिल जाएगा। और आप चाहे तो इसको और डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बेसिक हमने टेबल का डिज़ाइन लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो डेटा है वो फिलहाल क्या है हमारे पास, स्टैटिक डेटा है, और जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऐड किया है, कोई इटरेशन इसके लिए नहीं देखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल एक क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से जो है डेटा को इटरेट करेंगे। तो मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ iuser.ts। प्योर टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, इसके अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं इंटरफेस को। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और उसका नाम है iUser। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें रिसीव करेंगे। तो सीरियल नंबर रहेगा जो कि टाइप रहेगा नंबर, उसी के साथ में हमारे पास है नेम, और नेम जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, उसी के साथ में हमारे पास रहेगा एज जिसका टाइप रहेगा नंबर। इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं हमारे कंपोनेंट में, यूजर लिस्ट में, और यहाँ पर मैं यूज स्टेट को भी ऐड कर देता हूँ, यूज स्टेट। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सो इंटरफेस आई स्टेट, और इस आई स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूजर्स का एक एरे बनाएंगे। तो यूजर्स, अगर हम इसको नॉर्मली यूज करेंगे तो इसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक मॉडल बना दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस में जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एरे से पहले आप लिखेंगे आई यूजर, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट कर लें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी इंपोर्ट हो जाएंगी। अब हमारे यूजर का टाइप क्या है, आई यूजर्स ऑफ एरे, यानी कि इसकी मदद से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर बना सकते हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट बना देंगे। तो कॉन्स्ट एरे यूज स्टेट, और यहाँ पर हम नॉर्मल लिखेंगे स्टेट। आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है स्टेट और सेट स्टेट, क्योंकि दो फंक्शंस हमको मिलते हैं और इस यूज स्टेट का टाइप आपको बताना पड़ता है। तो हमारे पास में है आई स्टेट, जो कि इंटरफेस हमने ऊपर बनाया है ये वाला, तो ये रहेगा इस यूज स्टेट का रेफरेंस।
और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को जो है ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूजर्स है अपने पास, तो मल्टीपल यूजर्स हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एरे रहेगा ये, तो ऑब्जेक्ट कट कर ले, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है ऐड कर देंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास एस नंबर, सीरियल नंबर 1। उसके बाद में हमारे पास है नेम। नेम के अंदर आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हम लिखते हैं टेक इन्फो YT। उसके बाद में एज, यहाँ पर एज नंबर है तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 25। इसी तरीके से आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर सिर्फ आपको नेम नंबर यहाँ पर चेंज करने हैं। मैं कोई भी रैंडम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 नाम जो है ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस यूजर्स के एरे को जो है इटरेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, मैप मेथड। क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास लूप नहीं रहता है। हम डायरेक्टली जो है अगर कुछ भी इटरेशन या फिर लूपिंग करना होती है तो हम मैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहाँ पर इसका यूज करेंगे, देखिए जो टी बॉडी है ना, उसमें का डेटा आप कट कर लें और यहाँ पर एक्सप्रेशन की मदद से आप जो है डेटा को गेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अपने पास स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, यूजर्स हैं। और यूजर्स पहले चेक कर लेंगे, हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तब जो है हम यहाँ पर मैप करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो फिर हमको जो है एरर देखने मिल सकता है और ये प्रोडक्शन पर जो है एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है। तो मेक श्योर आप पहले जो है हमेशा उसकी लेंथ जो है चेक कर लिया करें, जो भी डेटा आप इटरेट कर रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से स्टेट में से जो है यूजर को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट डॉट यूजर्स, सॉरी स्टेट डॉट यूजर्स डॉट मैप। और मैप में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल यूजर को टारगेट कर सकते हैं। सिंगल यूजर क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमको क्या करेंगे, एक सिंगल यूजर रिटर्न करेगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब आप चाहे तो रिटर्न कीवर्ड भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली पैरेंथेसिस लिखेंगे तो वो एज अ रिटर्न ट्रीट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक TR ले लेंगे। सो यहाँ पे टेबल रो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है की पास करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक यूनिक की जो है पास कराना पड़ता है ताकि वो अच्छे से इटरेट कर पाए। तो यूजर के अंदर हमारे पास है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे यूजर डॉट सीरियल नंबर। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे TD ले सकते हैं, TD यानी टेबल डेटा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर डॉट एस सीरियल नंबर। और उसके बाद में यहाँ पर एक और TD ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास नेम है और फिर उसके बाद में एज है, तो दोनों को हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है, यूजर डॉट नेम। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और लास्ट वाला है हमारे पास एज, यूजर डॉट एज। तो तीनों को हमने प्रिंट करा लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो डेटा हमारे पास आएगा ना, तो ये जो यूजर्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर से हमको डेटा देखने मिलेगा। तो चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है डेटा इटरेट होके आ रहा है। देखिए फर्स्ट टेक इन्फो YT, सेकंड तुषार, थर्ड पे नो नेम। तो इस तरीके से हम जो है इटरेट कर सकते हैं डेटा को। अब ये डेटा स्टैटिक हो सकता है आपके पास कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट हो, यानी कि आप API कॉल करें और वहाँ से जो है डेटा को गेट करें। तो उसमें भी आप सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे इसकी लेंथ को। अगर लेंथ मिलती है उसके बाद में जो है आपको इटरेट करना है। और जो चीज़ें आपके आउटपुट में रहेंगी, यानी कि आप अगर API से डेटा फेच कर रहे हैं, API को चेक कर लें कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हमको मिल रही है। अब यहाँ पे तो नॉर्मल था, हमने क्या किया था, मॉडल बनाया था ना, तो मॉडल में हमको पता था कि 3 चीज़ें हमारे पास हैं, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से आप जो है मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इटरेशन के लिए, लूपिंग के लिए। अब इसमें एक और तरीका है, आप चाहें तो यहाँ पर एक सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा है उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे SRC के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विसेज के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे सर्विसेज के नाम से फोल्डर क्रिएट। तो यहाँ पर हमारा फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी पहली सर्विस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर यूजर से रिलेटेड है, तो मैं इसका नाम भी रखता हूँ यूजर सर्विस डॉट TS। तो ये प्योर टाइपस्क्रिप्ट है, इसमें कुछ भी रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक क्लास क्रिएट करेंगे और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट क्लास
और इस क्लास का नाम हमको रखना है यूजर सर्विस, और यहाँ पे हम प्राइवेट एक वेरिएबल बना देंगे, प्राइवेट स्टैटिक, और इसका नाम हम रखते हैं यूजर्स, जिसका टाइप रहेगा आई यूजर, जो कि हमारे पास मॉडल है। देखिए जो मॉडल है ना हमने क्रिएट किया था आई यूजर का, तो इस वेरिएबल का टाइप रहेगा आई यूजर। और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, तो यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है और इनसाइड क्लास हो चुकी है। तो इसको आप कट करके ऊपर कर लें अब, ठीक है। और साथ ही में क्या है, आई यूजर जो है एरे है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि वो एरे है। अब इसके बाद में इक्विवेलेंट, और इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा था अपने पास, कौन सा डेटा था, देखिए यूजर लिस्ट है, और इसके अंदर हमारे पास ये जो डेटा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे और यूजर सर्विस में इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेना है। और ये जो यूजर का टाइप है ना एरे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब हमको जो है यूजर सर्विस इसका टाइप देना है, लेकिन अभी जो हमने क्रिएट किया है ना ये प्राइवेट है। अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन बना देंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक। अब पब्लिक रहेगा तो कोई भी इसको यूज कर पाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं गेट ऑल यूजर्स। तो नॉर्मल हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे दिस डॉट यूजर्स, जो भी यूजर्स है उसको हम रिटर्न करा देंगे। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब यूजर लिस्ट में हमको क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन को जो है कॉल कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, हमारे पास है यूजर सर्विस और ये कैपिटल में है, तो मैं इसको कट करके वापस से लिखता हूँ यूजर सर्विस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ऊपर इंपोर्ट भी हो गई है यूजर सर्विस, और इसके अंदर हमारे पास है गेट ऑल यूजर का फंक्शन। तो इसको हमको सिंपली कॉल कर देना है, और जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे ना तो एज इट इज सारी चीज़ें काम करेंगी। पहले चेक कर लेते हैं आउटपुट, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए बराबर से हमारे पास डेटा आ रहा है, लेकिन हमारा कोड काफ़ी क्लीन हो चुका है। अब सिंपली हमारे पास डेटा में क्या है, हमने एक सर्विस बना ली जिसके अंदर से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब इसके अंदर कितना भी डेटा हो सकता है हमारे पास, तो ये नॉर्मल एक कंसेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में। देखिए ये ज़्यादातर एंगुलर के साथ में यूज़ किया जाता है, लेकिन हम रिएक्ट के साथ में देख रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी कंसेप्ट ये यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डेटा को जो है एपीआई से फेच करेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो फिलहाल तो यही बेसिक एग्जांपल है। प्रीवियस में हमने क्या किया था, डायरेक्टली एक्सेस किया था। अब हमने एक सर्विस बना दी, सर्विस में क्या किया, सिंपली हमने एक क्लास क्रिएट की। देखिए ये प्योर टाइप स्क्रिप्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ भी नहीं आती है तो फिर थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने ES6 भी अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली आप इसको गेट कर पाएंगे। तो देखिए हमने एक प्राइवेट यहाँ पर वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है एरे आई यूजर, जो कि हमारे पास ये मॉडल था उसका रेफरेंस टाइप, और उसके अंदर हमारे पास है डेटा। अब ये प्राइवेट है तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए हमने क्या किया, उसको एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक फंक्शन बनाया गेट ऑल यूजर, और उसके अंदर जो है जो ये यूजर का वेरिएबल है ना इसको हमने रिटर्न करा दिया। और उसको हमने क्या किया, बाद में जो हमारा इंटरफेस है उसके अंदर जो है ऐड कर दिया। इंटरफेस नहीं, जहाँ पर हम इसको गेट कर रहे यूज स्टेट में इनिशियलाइज जहाँ पर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमने इस सर्विस को डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हो सकता है हमारे पास CRUD ऑपरेशन हो, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है फंक्शंस बना सकते हैं और हमारे कंपोनेंट में इसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकएंड सर्वर में से कैसे डेटा को फेच करते हैं वो देखेंगे। उसके बदले हम क्या करेंगे, फेक रेस्ट डेटा का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, जैसे कि हम मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फ्री में फेक रेस्ट एपीआई मिल जाती है, जिसका आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट में। अगर आपको सिर्फ फेच कराना या इवन CRUD ऑपरेशन भी आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको देखिए, यहाँ पर उस URL को हिट कराना पड़ता है और उसके बाद में प्रॉमिस। अब हो सकता है आप async await भी यूज़ करें। नॉर्मली एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमको प्रॉमिस बेस है जिसमें हम देन चेन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इतने टाइप का डेटा आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट 100 है तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए यूज़र 10 है ना, इस यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से डेटा हमको मिलता है। हो सकता है आपके इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रॉ डेटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है ID, नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फिर जियो लोकेशन। तो ये सारा डेटा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फेच करा सकते हैं। अब ये डेटा कहाँ पर है, देखिए इसकी वेबसाइट है
typecode.com/users। तो ये यूआरएल को हमको हिट कराना पड़ेगा, तभी जाके हमको ये सारा डेटा मिलेगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में मैं जो है प्रॉब्लम बताता हूँ। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। कंपोनेंट्स में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ users.esx, और इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे यूजर्स के नाम से, और इसका टाइप आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे react.fc, और ये रहेगा एरो फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कंपोनेंट का नाम जो कि है यूजर्स। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है। इसके अंदर हमको क्या करना है, रिटर्न कराना है, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। और कुछ दिक्कत है कि इसमें चेक कर लेते हैं, react.fc सी कैपिटल में था यहाँ पर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट ले लेंगे सबसे पहले। तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंटेनर की क्लास ले लेंगे, डॉट कंटेनर, इसके अंदर h1, और यहाँ पर डेटा फ्रॉम APIs, ऐसी हेडिंग मैंने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको app.tsx में ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस वाला जो कंपोनेंट था इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर्स का जो अभी न्यूली क्रिएटेड कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर देंगे। देखिए सजेशन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर इसका इंपोर्ट भी आ चुका है। अब इसके टॉप में जो है इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार डेस्कटॉप पे चेक कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर में, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए डेटा फ्रॉम एपीआईज। अब हमको क्या करना है, इस एपीआई को हिट कराना है। अब इसके अंदर देखिए जो भी डेटा है ना, इसके लिए हमको एक सर्विस बनाना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, इसका स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा कैसे बनाया था हमने, आई होप आपको याद होगा, हमने मॉडल का एक फोल्डर क्रिएट किया था, और उसके अंदर आई यूजर के नाम से देखिए बनाया था एक। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेम जो रिस्पॉन्स में हमारे पास चीजें हम रिसीव करेंगे, तो उसका जो है हमको डेटा यहाँ पर बनाना है। अब देखिए अभी जो डेटा है इसमें डायरेक्टली हमारे पास की वैल्यू है, स्कीमा का टाइप इसमें डिफाइन नहीं है। तो अब इसको हमको जो है मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। एक और वेबसाइट है, आई थिंक उसका नाम है ज्विल्क। तो देखिए यहाँ पे मेक टाइप्स फ्रॉम जेसन सैंपल, तो इस पर आप क्लिक करें, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, और यहीं पे मिल जाता है। देखिए किसके लिए बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूजर्स के लिए, तो आई यूजर्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं मॉडल। तो यहाँ से पूरा डेटा हम कॉपी कर लेंगे, चलते हैं इस पर, और यहाँ पर पूरा डेटा हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट और जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे जनरेट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस हमको मिल चुका है, जिसके अंदर देखिए हमारे पास जो आईडी है, अब इसमें डायरेक्टली हमने 10 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल गया ये टाइप नंबर है, उसी तरीके से स्ट्रिंग है, और भी बहुत सारे टाइप आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे मॉडल्स के अंदर, क्रिएट न्यू फाइल आई यूजर्स डॉट टी एस, प्योर टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ बराबर से, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर से सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। इंटरफेस में देखिए आई यूजर है, और आई यूजर के अंदर इतनी सारी चीजें हमको मिल चुकी है। तो अब इस डेटा का हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है सक्सेसफुली, तो यहाँ पे यूजर का स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है। हमको मैन्युअली इसको क्रिएट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट की मदद से जो है स्कीमा का टाइप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते थे, नॉर्मल रिएक्ट में जो है एक्सियोस का, अच्छा कोई एरर है यहाँ पर, .ts कैन नॉट बी कंपाइल्ड अंडर आइसोलेट मॉड्यूल, और इसको हमने सेव नहीं किया, आई थिंक सो। सेव कर लेते हैं इसको, और ये रहा हमारा यूजर्स। ओके, तो हमने इसको सेव नहीं किया था, एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। देखिए तो सेव नहीं किया था, इसीलिए वो हमारे पास एरर आया था। तो अब नॉर्मली हम क्या करते थे, जब भी हमको नेटवर्क रिक्वेस्ट से डील करना होती है, तो हम क्या करते थे, एक्सियोस का इस्तेमाल करते थे, या फिर नॉर्मल फेच मेथड भी यूज करते थे। लेकिन अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में जो है एक्सियोस का यूज करेंगे ना, तो एडिशनल पैकेजेस भी आपको लगेंगे, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, npm JS पे भी जा सकते हैं, या फिर गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और मेक श्योर आप जो है प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर हो। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सियोस को हमको इंस्टॉल करना है। तो npm i एक्सियोस, तो नॉर्मली एक्सियोस हम कुछ इस तरीके से जो है डाउनलोड करते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के लिए करना है। तो हमको आगे जो है यहाँ पे टाइप्स स्लैश
एक्सियोस करके एडिशनल हमको कमांड जो है देनी पड़ती है। तो ये टाइप करके आप एंटर प्रेस कर ले तो अब जो है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट का जो है एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा आपके करंट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हमारा एक्सियोस का पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो है डेटा को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ सर्विसेज के फोल्डर के अंदर और इसका नाम हम रखते हैं यूजर्स सर्विस डॉट टी एस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा बैकएंड एपीआई एंड पॉइंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास क्रिएट करना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट क्लास। और इसका नाम हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे यूजर्स सर्विस। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आई होप आपको आ गया होगा कैसे करते हैं प्राइवेट वेरिएबल। तो प्राइवेट कीवर्ड हमको ऐड करना पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक, और ये रहेगा स्टैटिक। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यूआरएल के लिए जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूआरएल और यूआरएल का टाइप रहेगा स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा यूआरएल ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको जाना है वापस से जेसन प्लेस होल्डर में और ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने भी इसको सेव नहीं किया है ना। तो इसको सेव करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे जेसन प्लेस होल्डर में और हम यहाँ से सिर्फ इतना ही कॉपी करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम। और स्लैश यूजर हम बाद में ऐड कर देंगे, उसको कॉन्कैट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूजर ही नहीं, अगर आपको पोस्ट देखना है तो फिर आप कैसे करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक के यूआरएल कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे या फिर हम एक फंक्शन ही बना देते हैं, हम डायरेक्टली जो है इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक और इस फंक्शन का नाम आप रख सकते हैं गेट ऑल यूजर्स। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न करेंगे एक्सियोस की मदद से। तो एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टॉप पे आप क्या करें, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, एक्सियोस की मदद से हमको गेट करना है यूजर्स का जो राउट है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से लेके चलता हूँ आपको बैकएंड पे। फिलहाल देखिए यहाँ तक कि हमारा बैकएंड एंड पॉइंट है। इसके बाद में आपको अगर पोस्ट यूज करना है तो स्लैश पोस्ट। हम यहाँ पे यूजर कर रहे हैं इसीलिए हम जाएंगे यूजर पे। तो देखिए ये वाला एंड पॉइंट रहेगा यूजर के लिए। तो सिंपल अगर आपको चेंज करना है तो आप जो है लास्ट वाला चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सियोस डॉट, फिर गेट करेंगे हम। गेट किसको करना है, हमको हमको गेट करना है यूआरएल को। अब यूआरएल में हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमने सिर्फ कहाँ तक लिया है, डॉट कॉम तक, और इसके बाद का हमको क्या करना है, डायनेमिकली जो है रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट यूजर यूआरएल कर देता हूँ मैं इसको, यूजर यूआरएल ऑफ टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज करेंगे और टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे। उसके अंदर जो हमारे पास यूआरएल है वो एज इट इज रखेंगे हम। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्लैश रिमूव कर देता हूँ, यहाँ जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे यूजर्स। मेक श्योर क्रॉस चेक कर लें, आप देखिए यहाँ पे लास्ट में स्लैश यूजर्स है। तो ये यूजर का डेटा हमको मिलेगा। अगर आपके पास पोस्ट है तो फिर आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर पोस्ट का डेटा वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बैकएंड बन चुका है। इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल जो है यूजर यूआरएल को कॉल कर देना है। तो यूजर यूआरएल, तो इसको हम रिटर्न करा देंगे। और आई थिंक ये फंक्शन तो हमारा बन चुका है, इसको सेव कर लेते हैं पहले और एक बार चेक कर लेते हैं हम, जो एरर शो कर रहा था ना वो अभी भी हमको शो करता है या नहीं। तो वो एरर यहाँ से चला गया। अब हमको क्या करना है, हमारे मेन कंपोनेंट में इसको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इंटरफेस है आई यूजर का, और कहाँ पर क्रिएट किया था, देखिए यूजर सर्विस, ये यूजर टीएस है। तो यूजर टीएसएक्स का जो हमारे पास कंपोनेंट है इसके अंदर हमको यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे स्टेट के लिए। तो इंटरफेस आई स्टेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोडिंग ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यानी कि बैकएंड सर्वर से जो है हमको डेटा फेच कराना है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि डेटा जो है लोड होने में टाइम ले सकता है, तब तक आप एक स्पिनर जो है या फिर कोई भी एक नोटिफिकेशन यूजर को भेज सकते हैं कि भाई डेटा लोड हो रहा है। इसी तरीके से आपको एरर भी आ सकता है, तो उसको भी हमको हैंडल करना है, और फिर हमारे पास डेटा भी आ सकता है। तो तीनों चीज़ों को हमको यहाँ पे हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग रहेगा, लोडिंग का टाइप जो रहेगा वो रहेगा बूलियन। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यूजर्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर्स, और ये किस टाइप का रहेगा, अभी हमने जो मॉडल बनाया था देखिए आई यूजर्स, तो इस टाइप का रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई यूजर्स, और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन शो करे तो इस पर क्लिक कर दें तो कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉडल जो है ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, इसका टाइप रहेगा एरे। इसके बाद में हमारे पास रहेगा एक एरर मैसेज, ताकि हम एरर को हैंडल कर पाए। तो एरर मैसेज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर कोई भी आप रैंडम मैसेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टेट क्रिएट हो चुकी है, साथ ही में हम यूज स्टेट हुक को भी ऐड कर देंगे, यूज स्टेट। और इनिशियल टाइम पे हमको डेटा को रन कराना है, इसीलिए हम यूज इफेक्ट हुक को भी ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज स्टेट की मदद से जो स्टेट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट एम्प्टी एरे इक्वल टू यूज स्टेट। तो ये नॉर्मल हमारा स्टेट बन चुका है, इसके अंदर हमको अब बताना है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करेंगे स्टेट। तो हमको फंक्शन मिलते हैं, गेटर और सेटर। तो स्टेट और सेट स्टेट फंक्शन, और इस यूज स्टेट का टाइप रहेगा आई स्टेट। और इसके अंदर आप जो है इनिशियल वैल्यूज भी जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, फिर कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास लोडिंग की इनिशियल वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे बाय डिफॉल्ट। उसके साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूजर्स हैं, और इस यूजर का टाइप हमको नहीं पता अभी। यानी कि टाइप हमको पता है कि ये एरे है, इसमें जो डेटा आएगा वो हम इनिशियल टाइम पे नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कर देंगे इसको एम्प्टी एरे, और उसके बाद में जो है एज कीवर्ड हम यूज करेंगे एज। और उसके बाद में हमारे पास जो आई यूजर्स का जो हमने मॉडल बनाया था ना, आई यूजर्स का ऊपर हमने जो डिफाइन भी कर रखा है आई यूजर्स, तो इसका टाइप हम यहाँ पे बता देंगे। तो इस टाइप का ये रहेगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, एरर मैसेज है, और एरर मैसेज को हमको क्या करना है, इनिशियल टाइम पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेट जो है सक्सेसफुली बन चुका है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी एरे ले रहे हैं, कौन से टाइप का, आई यूजर का। तो आई यूजर में हमारे पास देखिए स्कीमा है, तो इस टाइप का हम जो है यहाँ पर बता रहे हैं इसको कि हम रिसीव करेंगे हमारे यूजर्स के स्टेट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट में जो है इनिशियल टाइम पे, यानी कि जब कंपोनेंट लोड होता है उस टाइम पे जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी एक्सियोस कॉल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ नेटवर्क रिक्वेस्ट, और यूज इफेक्ट हुक का हमको इस्तेमाल करना है। तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिया, और डिपेंडेंसी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है तो आप उसको रिमूव कर लें। अब हमको क्या करना है, हमने जो सर्विस बनाई है, देखिए यूजर की सर्विस है, और इसके अंदर देखिए गेट ऑल यूजर का फंक्शन है, तो इसको हमको कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। और इस यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेंगे कि रिक्वेस्ट सही से जा रही है या नहीं। तो हमको क्या करना है, यूजर्स की सर्विस है, तो यूजर्स सर्विस देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर क्लिक करें तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके अंदर हमारे पास है गेट ऑल यूजर का फंक्शन, इसको कॉल करना है, और ये हमको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम देन चेन ब्लॉक का यूज करेंगे। आप चाहे तो एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है देन के अंदर जो है रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे। तो हमको ये क्या करेंगे, देन जो प्रॉमिस है ना वो रिस्पॉन्स एक लाके देगा, और उस रिस्पॉन्स को जो है स्टेट के अंदर सेव करा सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ रेस डॉट डेटा, तो चेक करेंगे कंसोल पे ये डेटा हमको देता है या नहीं। तो सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर ओके कुछ एरर है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। यूजर सर्विस ओके डबल डबल इंपोर्ट हो चुका है, तो एक हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सेव, चलते हैं वापस, तो देखिए बराबर से आ चुका है। इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई एरर है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड ऑफ 404। तो हमारे पास सर्विस में कोई दिक्कत होंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। https://jsonplaceholder.com, और यहाँ पे हम आई थिंक दिस डॉट यूआरएल लिखना भूल चुके हैं, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है, तो दिस से इसका जो है रेफरेंस जाता है, क्योंकि आउटसाइड हम यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर पर, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास बराबर से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 टाइम्स हमारे पास आ चुका है। 10 टाइम्स मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं, और फर्दर इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से स्टेट को हैंडल करना है, क्योंकि ये डेटा हमको जो है स्टेट में भेजना है। तो कहाँ गया, ये रहा यूज इफेक्ट। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट स्टेट को इनिशियलाइज कर देंगे। तो सेट स्टेट में हमको क्या करना है, स्प्रेड कर देना है, जो भी स्टेट पहले है वो एज इट इज रहे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, सेट स्टेट में स्प्रेड कर दिया। उसके बाद में जो लोडिंग है उसको कर देंगे ट्रू। इसके बाद में हमारे पास यूजर सर्विस कॉल हो रही है, और कंसोल डॉट लॉग के बदले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर ले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है सेट स्टेट की मदद से जो है यूजर्स का डेटा जो है फुलफिल करा देंगे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले स्प्रेड कर देंगे, जो भी स्टेट है वो एज इट इज रहे।
उसके बाद में हमको यहाँ पे जो है लोडिंग को फॉल्स कराना है और फिर जो हमारे पास यूजर्स है उसके अंदर जो है हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है रेस्ट डॉट डेटा ये हमारे पास बैकएंड से आ रहा है तो उससे फुलफिल करा देंगे हम। और कैच के अंदर हमारे पास एरर आता है तो एरर को भी हम फुलफिल करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट स्टेट और इसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी स्टेट है उसको एज इट इज रख लेंगे और उसके बाद में लोडिंग इसमें भी हमको जो है फॉल्स कर देना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे एरर मैसेज है अपने पास तो उसमें जो है इस एरर ऑब्जेक्ट की मदद से कौन सा कैच में जो एरर कर रहे हैं ना उसकी मदद से जो है इसको फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ERR डॉट मैसेज जो भी मैसेज रहेगा उससे फुलफिल कर दो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस लाइन को जो है ना डिसेबल कर देता हूँ ES लिंक डिसेबल नेक्स्ट लाइन। तो ये नेक्स्ट लाइन जो है डिसेबल हो जाएंगी वरना वो एज इट इज हाईलाइट होते रहेंगे। सेव कर लेते हैं इसको तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं ब्राउज़र पर और मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ रिफ्रेश। तो अभी तो कोई एरर हमारे पास नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं इस डेटा को जो है गेट कर सकते हैं। तो गेट कैसे करेंगे बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है देखिए रिटर्न है तो इस रिटर्न में हम क्या करेंगे हम चाहे तो टेबल भी ले सकते हैं टेबल के अंदर भी अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ टेबल ऐड कर देता हूँ टेबल और इस टेबल के अंदर टी हेड और एक होता है टी बॉडी तो दोनों को ऐड कर देते हैं टी बॉडी। और इसके अंदर हमको चाहिए मल्टीपल चीज़ें पहले हेडिंग के अंदर हमारे पास तो मैं क्या करता हूँ दो तीन चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो TR ले लेता हूँ मैं सबसे पहले TR और इसके अंदर TD और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्या आने वाला है देखिए यहाँ पे नेम है यूज़र नेम ईमेल एड्रेस तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। मैं सिंपल नेम ले लेता हूँ यूज़र नेम और ईमेल ये तीन फील्ड ही मैं लेने वाला हूँ। आप चाहें तो पूरे के पूरे जो है एज इट इज़ टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले तो सीरियल नंबर या फिर आईडी ऐड कर देते हैं आईडी कॉपी पेस्ट नेम यूज़र नेम ईमेल। तो ये चार ही फील्ड मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगा। आप चाहे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा स्टेट में से डेटा को भी गेट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए हमारे पास स्टेट के अंदर जो है मल्टीपल चीज़ें क्या क्या है लोडिंग है यूजर्स है और फिर एरर मैसेज है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम स्टेट में से। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कहाँ से स्टेट में से। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट के अंदर से क्या है सबसे पहले हमारे पास है लोडिंग उसके बाद में यूजर्स का एरे है उसके बाद में हमारे पास है एरर मैसेज। तो ये तीनों को हमने जो है स्टेट में से डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब इसका हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए डेटा के बाद में एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ। अगर हमारे पास जो है एरर मैसेज है तब क्या करो यहाँ पे जो है उसको डिस्प्ले करा देंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली और इसके अंदर एक H1 ले लेता हूँ या फिर P टैग ले लेता हूँ। और इस P टैग के अंदर हम क्या करेंगे एरर मैसेज को जो है ऐड कर देंगे एरर मैसेज। और अगर एरर नहीं है तब जो है आप यहाँ पर डेटा को फेच कराएंगे। और इन केस अगर लोडिंग है तब भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर लोडिंग है तब क्या करो यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली एक H1 ले लेता हूँ। आप ले सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन में है तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं। और इसके अंदर लोडिंग टेक्स्ट आप चाहे तो इसको स्पिनर से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लोडिंग मिलता है तो लोडिंग का टेक्स्ट शो करो एरर मिलता है तो एरर मैसेज और अगर डेटा मिलता है तो इस टी बॉडी में हम क्या करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो करली ब्रेसिस टीआर नहीं पहले तो हमको मैप करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास यूजर्स है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करना है आपको यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 अगर है तभी जो है हमको मैप करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर्स डॉट मैप और इसके अंदर हमको सिंगल यूजर मिलेगा और इस सिंगल यूजर की मदद से हम जस्ट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो कर लेंगे। अब आप यूज कर सकते हैं TD को और इसके अंदर हम क्या करेंगे अच्छा पहले TR यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमको की भी प्रोवाइड करना पड़ता है। और इस TR के अंदर आपको की प्रोवाइड करना है और की के लिए हमारे पास ID है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजर आई थिंक ID है ना ओके ID है। तो यहाँ पे हम ID का यूज करेंगे यूजर डॉट ID और इसके अंदर TD और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजर डॉट नेम। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं। पहला वाला ID है हमारे केस में भी तो ID फिर नेम उसके बाद में यूजर नेम था तो यहाँ से इसको कट करके यूजर नेम उसके बाद में ईमेल। आप चाहे तो बाकी की फील्ड भी इसी तरीके से जो है ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर। ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। आप चाहे तो इसको क्लास भी ऐड कर सकते हैं टेबल को और आप इसको जो है प्रिटी कर सकते हैं जैसे कि क्लास
नेम टेबल की क्लास आप ऐड कर सकते हैं और टेबल के आगे बहुत सारी क्लास होती है, आई थिंक मुझे इतना याद नहीं है। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल शो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, नेटवर्क को जो है कॉल किया। आप चाहे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं और देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जानबूझ के एरर शो कराता हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो सर्विस है ना, इसमें से जो है एक एस रिमूव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमको क्या आउटपुट मिलता है। रिफ्रेश। तो देखिए सिर्फ लोडिंग लोडिंग शो हो रहा है और उसके बाद में हमारे पास एरर मैसेज आ चुका है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड। आप चाहे तो इसको जो है नेटवर्क टैब में भी देख सकते हैं। आपको इंस्पेक्ट करना है और जाना है नेटवर्क टैब में और यहाँ से देखिए रिफ्रेश कर ले इसको एक बार, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। देखिए 404 आ रहा है। अब हम इसको जो है बराबर कर देंगे, एस लगा देंगे, सेव। चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए इस बार जो है 200 का रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है और रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास 9 तक के जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये डेटा हमने जो है बैकएंड एपीआई से जो है गेट किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें नेटवर्क रिक्वेस्ट को कॉल किया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी एपीआई हो, यानी कि देखिए एपीआई के लिए क्या होता है, मोस्टली जो है जावा, डॉट नेट या फिर अब रिएक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है इसके साथ में आपको नोड सर्वर मिले। तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, एपीआई मिलती है और वो एपीआई डेटा हमको जो है हमारे फ्रंट एंड में जो है डिस्प्ले कराना होता है। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक्सियोस के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे आगे एक और एडिशनल जो है एट्रीब्यूट ऐड किया था, @types और स्लैश उसके बाद में हमने ऐड किया था एक्सियोस। तो टाइप स्क्रिप्ट था, इसीलिए हमको जो है एडिशनल पैरामीटर जो है पास करना पड़ा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया, जो भी रिस्पॉन्स था इसको हमने कॉपी करके ज्विल.com पे से जाके जो है इसका स्कीमा डिजाइन लिया और मॉडल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद में डायरेक्टली हमने क्या किया, एक सर्विस क्रिएट की और सर्विस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने यूज इफेक्ट की मदद से जो है कॉल किया और उसी के अंदर हमने जो है सेट करा दी स्टेट को। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप वहां से जो है अगर कोई भी आपको एरर आता है तो आप सोर्स कोड को कंपेयर करके देखें, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कुछ आप लिखना भूल गए, उस वजह से भी एरर आ सकता है। और मेक श्योर कंसोल जरूर चेक करें, क्योंकि कंसोल पे भी एरर शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसोल अभी कोई भी हमारे पास एरर नहीं है, इसीलिए जो है इस तरीके से शो कर रहा है। मगर आपके पास होगा तो फिर यहाँ पे भी एरर मैसेज आ सकता है। तो एज इट इज उसको कॉपी करके आप गूगल भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं है जिसको ये एरर आया हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है राउटिंग देखेंगे। अब राउटिंग क्या होता है, जैसे कि हमको हमारी एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को जो है एक्सेस करना रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, हम इन पेजेस में जो है नेविगेट कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर W3 स्कूल को जो है ना ओपन कर लेता हूँ, W3 स्कूल। और मान लीजिए हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे जो मेन्यू है, मैं कोई भी एक यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेविगेशन हो रहा है। जैसे कि CSS पे क्लिक करता हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले CSS के पेज में जो है जो हम कर रहे हैं, तो ये होता है राउटिंग। तो बेसिक राउटिंग तो आप सभी ने हर एप्लीकेशन में देखा होगा। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट की मदद से जो है अचीव करेंगे। और साथ ही में देखिए हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज क्या है कि इसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि देखिए किसी पर भी क्लिक करता हो ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। तो ये होगी बेसिक राउटिंग। और सिंगल पेज राउटिंग में क्या होगा कि ये जो है ना, अभी जैसे कि यहाँ पर ये रिलोड हो रहा है, तो इस तरीके से हमको कोई भी एनिमेशन शो नहीं करेगा। हमारी एप्लीकेशन जो है एक ही पेज पे रहेंगी और जैसे हम क्लिक करेंगे तो बिना पेज रिफ्रेश हुए हमको डायनेमिकली कंटेंट मिलेगा। तो कैसे मिलता है वो भी देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपको रिएक्ट राउटर डॉम नहीं पता तो आप सिंपल गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है रिएक्ट राउटर डॉम और अभी फिलहाल जो है लेटेस्ट वर्जन 6 चालू है, तो फिर आपको जो है वर्जन 6 जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप npm JS की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिशियली जो है यहाँ पर पैकेजेस का स्टोर है, यानी कि सर्च इंजन है, यहाँ से आप सर्च करके जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि कितना पॉपुलर है, कितना वीकली इसका डाउनलोड्स है और करंट वर्जन क्या है।
और इसका पैकेज का साइज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कितने इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो आप क्या करें यहाँ से जो है रीड कर सकते हैं। इसका ऑफ़िशियल होम पेज भी आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट कर लेगा आपको इसके ऑफ़िशियल गिटहब अकाउंट पे। हो सकता है यहाँ पर इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी हो, तो आप उस पर भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा का पूरा कोड हमको मिल जाएगा, तो इससे कोई भी लेना-देना नहीं है हमारा। हमको सिंपली क्या करना है, रिएक्ट राउटर डॉम को देखना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती है। जैसे कि हम गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है, या सिंपल इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी है reactrouter.com। देखिए, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़िशियल इसकी वेबसाइट है। रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज जो है कोर भी है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेब में यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके साथ में नेटिव यानी कि रिएक्ट नेटिव के साथ में भी ये यूज़ होता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो साथ ही में आप डॉक्यूमेंटेशन देखते चलें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे आपको राउटिंग अचीव करनी है। तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो पहले तो रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास है, फिर उसके बाद में आप चाहें तो उसको यार्न पैकेज मैनेजर, देखिए हम क्या करते हैं नॉर्मली एनपीएम की मदद से जो है डाउनलोड करते हैं, लेकिन एक और पैकेज मैनेजर होता है यार्न, जो कि फेसबुक की तरफ से, उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज यानी जो पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो फिर कभी हम देखेंगे। अभी हम इसके बाद में क्या करेंगे, एक मर्ज स्टैक का प्रोजेक्ट देखेंगे, तो उसमें फिर हम यार्न का इस्तेमाल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है एनपीएम आई रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हमको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है ना, ये नॉर्मल जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन के लिए है। यानी कि अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ES6 मान लीजिए, तो फिर आपको जो है इस रिएक्ट राउटर डॉम के सिंगल पैकेज को इंस्टॉल करना है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमको टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए, तो इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल जो है कमांड या फिर कह लीजिए एट्रीब्यूट पास कराना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करते टाइम। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से आप क्या करें, टर्मिनल को ओपन कर लें। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। तो npm i शॉर्टकट है इंस्टॉल के लिए, और यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम, और इसके बाद में आपको लगाना है @ का साइन, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेट करना है टाइप्स स्लैश रिएक्ट राउटर डॉम। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आपको पूरा कमांड यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए हमने क्या किया, npm i रिएक्ट राउटर डॉम, उसके बाद में यहाँ पे हमने टाइप्स सेट किया रिएक्ट राउटर डॉम। अब इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस कर दें, तो ये डिपेंडेंसी जो है आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी। मेक श्योर आप पाथ जरूर चेक करें। देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट डेमो। अगर आपके केस में कोई अदर प्रोजेक्ट है तो मेक श्योर पहले उसमें स्विच हो जाइए, उसके बाद में इंस्टॉल करिए। तो यहाँ पे ये पैकेज जो है डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ऑल्सो मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे हमारा पैकेज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है वर्जन 6.3.0। तो अभी लेटेस्ट वर्जन है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे @ और लगा के उसका वर्जन बताना पड़ेगा। तो आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउनग्रेड करना है वर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी का जो है मैसेज है, तो आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। अभी इससे कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्शन पर इस एप्लीकेशन को नहीं भेजने वाले, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास आए तो आप उसको फिर वहाँ पर नीचे सजेशन में कमांड शो करता है, उससे आप जो है फिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो मेन फाइल होती है हमारे कोई भी रिएक्ट के एप्लीकेशन में, वो होती है index.ts। क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट देख रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ts रहेगा, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेंगी तो वहाँ पर जो है .js या फिर jsx रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्ट राउटर को इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम में से हमको कुछ चीज़ें चाहिए, और उसमें से सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर ब्राउज़र राउटर, और यहाँ पर कॉमा भूल चुके हैं, और इसमें से हमको चाहिए ब्राउज़र राउटर, और हमको हमारी एप्लीकेशन को, देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड है ना, उसके बाद में आप क्या करें, ब्राउज़र राउटर को एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह यहाँ पर टैग में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पर ऐप जो है उसको कट करके इसके बीच में पेस्ट कर लें। तो राउटिंग की फंक्शनैलिटी अब हमारी एप्लीकेशन में एनेबल हो चुकी है, अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना लिख के इसको सेव कर लें। app.tsx में हम क्या करेंगे,
राउटिंग क्रिएट करेंगे। तो app.tsx और यहाँ से सब कुछ आप रिमूव कर सकते हैं, जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट है ऑलरेडी यहाँ पर कमेंटेड है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो है ना उसको भी कमेंट कर देते हैं, जो भी आउटपुट है ना पहले उसको ब्लैंक कर देंगे, सेव कर लेते हैं। तो आउटपुट अभी कुछ भी शो नहीं करेंगे, आउटपुट में देखिए यहाँ पर ब्लैंक हमको शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो टॉप पे हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए राउट्स, क्योंकि ये वर्जन 6 है तो स्विच आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम जो है राउट्स को एज अ कंटेनर की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ से आप राउट्स को इंपोर्ट कर लें और उसके बाद में राउट को इंपोर्ट कर लें। तो देखिए पहले राउट्स हैं, फिर उसके बाद में सिंगल राउट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो कंटेनर है, कंटेनर को भी हम राउट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैगमेंट के बाद में मैं क्या करता हूँ, राउट्स को ऐड कर देता हूँ, राउट्स, और सब कुछ हम क्या करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर ऐड कर देंगे, और ये div को हम यहाँ से कट कर लेंगे और इस राउट्स के अंदर जो है पेस्ट कर लेंगे। तो ये सारे टैग्स जो है ना, अभी ये कमेंट है, तो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने इसका यूज किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको जो है रिमूव कर लेता हूँ, वरना इससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए राउट्स के अंदर सिंपल हमारे पास क्या है, अभी एक सिंपल कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज के लिए जो है राउट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल है, देखिए आप क्या करें, यहाँ पे राउट लिखें और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में एंड कर दें। अब इसके अंदर हमको क्या है, एक पाथ का एट्रीब्यूट मिलता है, जिसके अंदर हम जो है पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्लैश लिखूंगा तो ये होगा होम पेज, यानी कि रूट डायरेक्टरी में। जैसे कि अभी दिख रहा है ना, लोकल होस्ट 3000, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये रूट डायरेक्टरी हो गई। तो उस पर हमको क्या शो कराना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की मदद से। देखिए यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट हमको मिलता है, एलिमेंट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट को शो करा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या था, पहले यूजर लिस्ट था ना ये कंपोनेंट, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए अनकमेंट यूजर लिस्ट, और इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे यूजर लिस्ट, और इस टैग को क्लोज कर देंगे। सेव करते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस से हमारे पास यूजर लिस्ट जो है आ जाएंगी। और आई थिंक कोई एरर है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार, कंसोल पे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एरर है, div इज नॉट अ रूट। ओके, तो यहाँ पर div का इशू है ना, इसको जो है आउटसाइड द बॉक्स लिखना पड़ेगा। और इसको भी हम क्या करेंगे, या फिर इसको रिमूव ही कर लेते हैं ना, कंटेनर हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है कंपोनेंट में कॉल करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, सेव, फिर वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूजर लिस्ट हमारे पास आ रही है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरा यूजर लिस्ट है ना अपने पास, अच्छा यूजर्स है, तो इसको जो है शो करा देंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यूजर वाला जो है ना इसको जो है प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर्स, क्योंकि यूजर्स को हमने जो है एपीआई की मदद से गेट किया था, इसीलिए मैं जो है इसको यहाँ पर एज इट इज रख रहा हूँ यूजर्स का कंपोनेंट, ताकि हम क्या करें बाद में इसको डायनेमिकली जो है सिंगल यूजर भी चेक कर पाए। क्योंकि एपीआई की मदद से हम क्या करेंगे, जैसे ही इस नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको इसकी सिंगल डिटेल शो होनी चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी भी हमको ऐड करना है। तो अभी तो देख लिया आपने कि राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको और राउट क्रिएट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर और राउट जो है बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप उसका पाथ दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्लैश अबाउट, और एलिमेंट के अंदर आप जो है कंपोनेंट शो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट, और इसके लिए तो कंपोनेंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अबाउट का कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर जो है एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, about.tsx, और इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट इसमें से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और अबाउट के अंदर उसको पेस्ट कर लूंगा और रीनेम कर लेता हूँ मैं अबाउट, और यहाँ पे भी अबाउट कर लेंगे हम। और आई थिंक इतना काफ़ी है, सेव कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं कि ये शो करता है या नहीं। और यहाँ पर एलिमेंट के अंदर हमको अबाउट का कंपोनेंट जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए सजेशन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको क्लोज कर लें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और about.ts कुछ इशू है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर आई थिंक प्रॉप्स का इशू है, तो प्रॉप्स हमको नहीं चाहिए, तो प्रॉप्स मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ से भी प्रॉप्स जो है रिमूव कर लेंगे। और कहीं पर प्रॉप्स है क्या, चेक कर लेते हैं। तो ये वाला भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, सेव, और ये रहा app.tsx, इसको भी सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और रिफ्रेश कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्लैश अबाउट लिखेंगे तो अबाउट पेज पे हम रिडायरेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट मिल रहा है। आप चाहे तो फ्रॉम द स्क्रैच जो है कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अबाउट इसी तरीके से आपको अगर कुछ और कंपोनेंट को इसमें शो कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आपको पाथ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं
लॉगिन का एक ऐड कर देता हूँ, लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट। और लॉगिन कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि कोड हमारा पुराना है, इसीलिए हमने इसको कमेंट करके रखा था, तो इसको हम अनकमेंट कर देंगे। तो लॉगिन का इंपोर्ट भी अनकमेंट हो चुका है और इसको हम सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश जो है अबाउट को कट करके लॉगिन करता हूँ, तो फिर यहाँ पे हमको लॉगिन फॉर्म शो करेगा। और वापस से अगर हम लोकल होस्ट 3000 कर लेंगे तो ये हमको जो है होम पर रिडायरेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सारा का सारा यूजर्स डेटा है। तो इस तरीके से आप जो है राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं आपकी रिएक्ट के एप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। तो न्यू फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, इसका नाम हम रखते हैं navbar.tsx, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और इसको फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट navbar ऑफ टाइप रिएक्ट डॉट fc, और इसको करेंगे एरो फंक्शन, और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे JSX को, सो रिटर्न, और इसके अंदर हम सबसे पहले फ्रेगमेंट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, नेविगेशन मेन्यूज जो है क्रिएट करना है। अब आप चाहे तो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, नॉट कंपाइल। ओके ठीक है, सेव नहीं किया हमने इसको, इसीलिए एरर शो कर रहा है। तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाएंगे, सो गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, डॉक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सर्च करेंगे navbar। तो देखिए यहाँ पे हमको navbar मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ से कॉपी कर ले आप। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करना है। जो कॉपी किया है ना आपने, उसको सेलेक्ट करें और उसको कन्वर्ट कर दे JSX में, कन्वर्ट HTML टू JSX। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के साथ में देखिए यहाँ पर हमको कुछ एरर्स शो करेगा, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। सिंपली थोड़ा सा इसमें हम कट कर देंगे, जो फॉर्म है ना वो फॉर्म हमको नहीं चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे लिंटर जो है हमको वार्निंग शो कर रहा है कि आप ए टैग का यूज मत करिए। तो फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। और हाँ, इसको तो इंपोर्ट भी करना है, तो इंपोर्ट app.tsx में हम कर देंगे। तो राउट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नैव बार को ऐड कर देंगे। सो नैव बार देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे नैव बार कंपोनेंट भी ऐड हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। और यहाँ पर एरर आ चुका है, देखिए यहाँ पर। अच्छा, फिर से हमने इसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया ना, तो इसके बाहर हमको ऐड करना पड़ता है नैव बार राउट्स के बाहर। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। और इसको क्लोज कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन्यूज भी आ चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नैव बार है ना उसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन क्या करना है, इसमें कंटेनर फ्लूइड है ना, इसको सिर्फ कंटेनर कर लेंगे। और इसके अंदर 3 लिंक चाहिए हमको, तो होम ठीक है। इसके बाद में लिंक है, तो इसको हम कर देंगे अबाउट। और थर्ड वाले को, जैसे कि इसमें ड्रॉप डाउन है, तो ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को जो है रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे डिसेबल है ना, इसको कट करके हम कर देंगे लॉगिन। और यहाँ पर डिसेबल का जो एट्रीब्यूट है इसको रिमूव कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास नैव बार है, उसमें होम है, अबाउट है और लॉगिन है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये आईडी के बेस पे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो है जंप कराएंगे। कैसे कराना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है कुछ, जैसे कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और इसमें से हम क्या करेंगे, लिंक को जो है इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको लिंक को इंपोर्ट करना है, मेक श्योर एल कैपिटल है। उसके बाद में ये जो ए है ना, जो ए टैग है उसको आपको जो है लिंक से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको इसको कट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है लिंक, और मेक श्योर इसको क्लोज भी करें। मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया, और इसमें से href को आपको रिमूव कर देना है। इसके बदले हमारे पास लिंक में हमको मिलता है टू की प्रॉपर्टी। जैसे कि नॉर्मल में हमने राउटिंग किसकी मदद से देखा, पाथ की मदद से देखा, तो यहाँ पे हम पाथ जो है सेट कर दें। अब जब लिंक यूज करेंगे तो उसके अंदर हमको मिलता है टू की प्रॉपर्टी। तो इस टू की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि होम है तो यहाँ पर एम्प्टी पे रहेगा,
उसके बाद में हमारे पास क्या है, अबाउट है, तो इस ए को भी आपको क्या करना है, लिंक में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप उसको रीनेम कर ले लिंक, और href को आप यहाँ से रिमूव कर लें। यहाँ पे आपको टू जो है ऐड करना है, तो अगेन हम यहाँ पे टू ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लैश अबाउट कर देंगे इसको। तो ये हमको अबाउट के पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिंक है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो टू है तो ये पाथ पे रिडायरेक्ट करता है। सो मेक श्योर आप जो है app.tsx में यहाँ पर राउट के अंदर जो है पाथ सेट करके रखें। अगर आपके पास पाथ बराबर सेट नहीं होगा तो फिर वो ब्लैंक शो करेगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर लॉगिन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए टैग को चेंज कर लेंगे, इसको भी हमको लिंक बना देना है, सो लिंक, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, टू, और इसके अंदर हमको लॉगिन पे इसको रिडायरेक्ट कराना है, तो लॉगिन। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए हम अबाउट के पेज में चले गए। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो हम लॉगिन के पेज में जो है रिडायरेक्ट हो गए। और यहाँ पे आप नोटिस करें तो हमारा पेज जो है ना रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना W3 स्कूल के एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पेज पूरा रिफ्रेश हो रहा था। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूशन हो जाता है हमारी स्क्रिप्ट का। यहाँ पे कोई भी रिलोड आपको देखने नहीं मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करें। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे नोटिस करें अबाउट, देखिए डायरेक्टली पेज हमारा रेंडर हो चुका है। इसी तरीके से लॉगिन होम पर क्लिक करूंगा तो बराबर होम पे ये रिडायरेक्ट हो रहा है। अब साथ ही में देखिए नैव बार पे भी एक एंकर टैग है, उसको भी हमको रिमूव करना है, या फिर आप इसको भी लिंक टैग बना सकते हैं। इसको भी आप क्या करें, लिंक में कन्वर्ट कर दें, और href को आप रिमूव कर लें, और इसमें भी आप टू को ऐड कर सकते हैं, और ये भी क्या करेंगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नैव बार पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बराबर से होम पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आपके लिए एक टास्क है, जैसे कि देखिए मैं कोई भी मेन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव की स्टेट जो है मुझे नहीं मिल रही है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो ये आपके लिए टास्क है। इसको देखें कैसे आप जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ जो है कंडीशनली जो है इसको रेंडर कराना है। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप पूरे मेन्यूज को रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम में हमको पैरामीटर्स भी मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप जो है यहाँ पर एक्टिव की क्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको ट्राई करें, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली सोल्यूशन। तो ऑलरेडी हमने हर प्रोजेक्ट में ये चीज देखी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्किप कर देंगे। आप चाहे तो कंप्लीट करें और नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कैसे आपने जो है इस फंक्शनैलिटी को अचीव किया। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे नैव बार क्रिएट कर सकते हैं हम रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में। बहुत सिंपल है, जैसे कि हम नॉर्मल रिएक्ट में क्रिएट करते हैं सेम वही तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायनेमिक राउटिंग देख लेंगे, यानी कि आईडी के बेस पे हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं डेटा को, तो वो चीज हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायनेमिक राउट देखेंगे। डायनेमिक राउट का मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर 10 तक के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। अब मान लीजिए मुझे ये सिंगल पेज की डिटेल चाहिए, सिंगल यूजर की डिटेल चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां पर मुझे इस यूजर की जो है सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो वो कैसे हम अचीव करेंगे, पहले हम डायनेमिक राउटिंग देख लेंगे, उसके बाद में जो सर्वर से एक्चुअल में जो है सारा का सारा डेटा गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर्स के कंपोनेंट को ओपन कर लेंगे। सो यूजर्स, और इसमें हमारे पास है देखिए डेटा, जिसमें हम आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल गेट कर रहे हैं ना। तो जैसे मैं नेम पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, app.tsx में जो है सबसे पहले एक डायनेमिक राउट जो है क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूजर के नीचे यानी होम पेज के बाद में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट, उसके बाद में यहाँ पे पाथ, और पाथ में मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ /users/:id। तो ये जो कोलन आईडी है ना, तो इसके बाद में आप जो भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिएक्ट गेट कर लेगा। कैसे करेंगे देखते हैं हम अभी प्रैक्टिकल इसका। साथ ही में एलिमेंट आप ऐड कर दे, देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, एलिमेंट, और इसके अंदर हम जो है कंपोनेंट शो कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश कंपोनेंट जो है क्रिएट कर लेता हूँ और वो हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, सिंगल यूजर इसका नाम रख देते हैं, सिंगल यूजर, या फिर यूजर डिटेल कर देते हैं, यूजर डिटेल डॉट tsx। तो इंपोर्ट कर लेंगे हम सबसे पहले रिएक्ट को। सो इंपोर्ट रिएक्ट,
फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट और इसका नाम है यूजर डिटेल जो कि है react.fc यानी कि एक फंक्शनल कंपोनेंट और ये है एरो फंक्शन। इसके अंदर हम जो है रिटर्न करते हैं तो रिटर्न हम इसमें JSX करते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक क्लास ऐड कर देता हूँ या फिर फ्रेगमेंट ऐड कर देंगे सबसे पहले सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म और उसके बाद में यहाँ पर कंटेनर की क्लास और इसके अंदर एक h1 सिंगल यूजर डिटेल्स पेज और एंड में इसको एक्सपोर्ट कर देना है तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट का नाम यूजर डिटेल कंपोनेंट और इसको सेव कर लेते हैं हम और app.tsx में देखिए यहाँ पर जो हमने डायनेमिक राउट क्रिएट किया है ना कोलन आईडी का तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे सो यहाँ पर आप एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह जो है ऐड कर लें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर डिटेल्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है इस पर क्लिक करूंगा कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा पहले इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये ऐड हो चुका है सेव कर लेते हैं इसको और इसके बाद में हम जाएंगे यूजर कंपोनेंट में और यहाँ पर जो नेम है ना तो यहाँ पे हमको लिंक को ऐड करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट कर देता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और इसमें से हमको चाहिए लिंक तो इस लिंक की मदद से हम क्या करेंगे इसको नेविगेट कर लेंगे दूसरे पेज पे तो यहाँ पे देखिए ये जो नेम है ना अब टीडी को हम क्या करेंगे सबसे पहले जब मल्टीलाइन कर देंगे और यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर देता हूँ लिंक और इस लिंक के अंदर हम क्या करेंगे इस यूजर नेम को जो है ऐड कर देंगे तो यहाँ से इसको लेके कट करें आप और इसमें पेस्ट कर लें और इसके अंदर हम क्या करेंगे टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम जो है बैकटिक का यूज करेंगे क्योंकि डायनेमिकली हमारे पास आईडी आएंगी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैकटिक का यूज कर रहे हैं तो हमारा पहला एंड पॉइंट है यूजर स्लैश उसके बाद में कोलन आईडी देखिए यहाँ पे हमारा पहला एंड पॉइंट क्या है यूजर्स है उसके बाद में डायनेमिकली आईडी है तो आईडी कहाँ से आएंगी ये आएंगी हमारे पास इस आईडी से तो यूजर का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमको आईडी मिलती है तो यहाँ पर डायनेमिक है इसीलिए हम जो है टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे सो यूजर डॉट आईडी और साथ ही में कुछ क्लास नेम ऐड कर देता हूँ ताकि जो है वो अंडरलाइन हमको शो ना करे तो यहाँ पे क्लास नेम आप ऐड कर दें टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देते हैं हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार और चलते हैं एप्लीकेशन पर तो अब क्या होगा जैसे ही हम इस नेम पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट होंगे हम इस न्यूली क्रिएटेड कंपोनेंट पे जो कि है यूजर डिटेल डॉट tsx चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब जो है हमारा नेम शो कर रहा है तो इसको एक बार रिफ्रेश करके भी मैं बता देता हूँ आपको अब मैं क्या करूँगा इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा यूजर डिटेल पेज पे हमको रिडायरेक्ट करना चाहिए अब मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सिंगल यूजर डिटेल्स पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे अगर आप URL को देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आ रही है अब ये 1 है इसी तरीके से कोई अदर हम क्लिक करते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए 5th वन करता हूँ तो देखिए आईडी हमारे पास 5th की आ रही है तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है URL में जो है डायनेमिक आईडी आ चुकी है अब इसको हम जो है गेट कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए बहुत सिंपल है यूजर डिटेल पेज पे जाइए आप और आपको क्या करना है यहाँ पर इंपोर्ट करना है कुछ चीजें जैसे कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और इसमें हमको एक और हुक मिलता है जिसमें हम URL पैरामीटर को जो है एक्सेस कर सकते हैं उसका नाम है यूज पैराम्स हुक तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जो भी URL में पैरामीटर है उसको आप जो है एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको गेट करेंगे तो देखिए कॉन्स्ट और मैं क्या करता हूँ आईडी को डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करता हूँ अब देखिए app.tsx में आप जो भी यहाँ पर देंगे ना जैसे कोलन आईडी तो कोलन नहीं लिखना आपको डायरेक्टली उसके बाद में जो भी चीज़ है ना आप उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा करली ब्रेसिस में इसको डिस्ट्रक्चर कर लूंगा कहाँ से हमको डिस्ट्रक्चर करना है यहाँ पे हम करेंगे इसको फ्रॉम यूज पैराम्स होप अब ये तो हो गया नॉर्मल वे यानी कि हम नॉर्मल रिएक्ट में कुछ इस तरीके से इसको गेट करते थे लेकिन अब हम टाइप स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक इंटरफेस जो है क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए पैरामीटर के लिए तो URL में जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं ना उसके लिए हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे इंटरफेस और इसका नाम हम रख सकते हैं आई पैराम्स और इसके अंदर हम जो है आईडी को गेट करने वाले हैं जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग नंबर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसका टाइप या फिर मैं नंबर ही कर देता हूँ ठीक है क्योंकि हमको पता है ना यहाँ पे नंबर ही आने वाला है इसीलिए हमने इसको नंबर कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे ये जो यूज पैराम्स हुक है ना इसका भी टाइप हमको बताना पड़ता है तो इसका टाइप हम यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे आपको लिखना है आई पैराम्स
तो ये इसका टाइप हमने बता दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, और की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे, सो पाइप का सिंबल, और उसके बाद में हम एनी टाइप भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है ना कुछ और टाइप भी हमको मिल जाए, तो ऑप्शनली हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तो इसका टाइप नंबर रहेगा या फिर उसका टाइप जो है एनी रहेगा, तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर उसको बता दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस आईडी को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो इस H1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक H4 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ URL params, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पैन ले लेता हूँ मैं, स्पैन टैग, और इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी को प्रिंट करा देंगे। तो आईडी सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी सक्सेसफुली आ रही है, यूआरएल पैराम्स, और यहाँ पर पैराम्स में जो आईडी है वो है 5। इसी तरीके से मैं बैक जाता हूँ और अगर कोई भी फर्स्ट वाला क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए फर्स्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है गेट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैक का बटन भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, बैक का बटन भी ऐड कर देता हूँ। तो इस डिव के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ और इसको रो की क्लास दे देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लिंक बटन जो है ऐड कर दूंगा, लिंक, और इस लिंक को आपको ऊपर इंपोर्ट भी करना है। देखिए लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, और इसके अंदर मैं करता हूँ गो बैक, और इसके अंदर कुछ क्लासेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो टू की प्रॉपर्टी हमको ऐड करना पड़ता है, टू, और यहाँ पे हम इसको स्लैश होम पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, और इसके अंदर कुछ क्लास ऐड कर देंगे, क्लास नेम, btn की क्लास दे देंगे, btn info, वापस एप्लीकेशन पर। देखिए कुछ इस तरीके से बटन आ रहा है, और हाँ इसने तो पूरा रो ले लिया ना, तो रो की क्लास मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपल हम एक मार्जिन दे देंगे इसको, मार्जिन टॉप से 4, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से गो बैक का बटन हमको मिलेगा। गो बैक पर करेंगे तो वापस हम इस पेज पे आ चुके हैं। अब कोई भी और अदर आईडी पे हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे 10 पर, तो देखिए यहाँ पे उसकी आईडी हमारे पास आ रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सारा का सारा डिटेल जो है गेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक सर्विस में फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वहां से डेटा को गेट करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको जो है एक्चुअल में जो है शो कराना है। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या है कि इसका डेटा, जैसे कि अभी जो ये यूजर लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या डिटेल है, नेम, यूजर नेम और ईमेल है। अब हमको कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक एपीआई कॉल करेंगे। क्योंकि अगर आप जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास राउट्स मिलते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, और गेट में देखिए यहाँ पर डायनामिक है, तो ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको एक्सेस करते हैं। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास पोस्ट का तो नहीं है, हमारे पास यूजर्स का डेटा है। तो ये हमारा डेटा है, इसको रॉ डेटा कर लेता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से जो है प्रिंट कराया था। अब हमको क्या करना है, सिंगल यूजर चाहिए, यानी कि ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, इसका डेटा हमको गेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप यूआरएल में /1 लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको 1 से रिलेटेड सारा डेटा मिल चुका है। तो ये डेटा अब हमको क्या करना है, एक्चुअल में जो है यहाँ पर अभी जो 1 आ रहा है ना, उसके बदले हमको उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट करानी है। तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस में एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उसकी मदद से ये जो डेटा आ रहा है ना, तो इसको हम गेट करेंगे। किस बेसिस पे, डायनेमिकली आईडी, अगर ये आईडी चेंज होती है, मान लीजिए 2 हो गई, तो सेकंड यूजर का हमको डेटा चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी हम क्या करेंगे, सर्विस कॉल की मदद से जो है अचीव करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और सर्विसेज के फोल्डर के अंदर हमारे पास है यूजर सर्विस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन पब्लिक होता है और वेरिएबल जो होता है वो प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, और इस फंक्शन का नाम आपको रखना है गेट यूजर, या फिर कोई भी रख सकते हैं आप, गेट सिंगल यूजर या फिर यूजर डिटेल। तो हमने नॉर्मल इसका नाम रखा है गेट यूजर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को जो है हिट कराएंगे। चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट यूजर URL ऑफ टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू, बैकटिक का यूज करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हमारा मेन URL जो कि है this.url, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्लैश यहाँ पे लगा देंगे यूजर्स, और इसके अंदर हम यूजर आईडी जो है रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर आईडी, और ये आईडी हमको जो है पैरामीटर्स में जो है रिसीव करना है, इसीलिए हम इस फंक्शन के अंदर जो है इसको पास करा देंगे, यूजर आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। या फिर हमारे पास नंबर है ना, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ, और आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ये फंक्शन के, तो यहाँ से इसको कट करके फंक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, फिर एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे और इसको हिट कराएंगे। तो एक्सियोस डॉट गेट, और फिर इसके अंदर
यूज़र यूआरएल। तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है बन चुकी है। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे यूज़र डिटेल्स पेज में। तो यहाँ से यूज़र डिटेल पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, यूज़र डिटेल्स पेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे यूज़ स्टेट को, और साथ ही में यूज़ इफेक्ट भी हमको लगेगा क्योंकि हमको फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्टेट क्रिएट कर लेंगे। उससे पहले जो पैराम्स है, पैराम्स के नीचे एक और इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे, इंटरफेस, और आई स्टेट इसका नाम रखेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन जो है लोडिंग की स्टेट भी ऐड कर देता हूँ जिसका टाइप रहेगा बूलियन। उसके बाद में हमारे पास रहेगा यूजर, तो सिंगल यूजर रहेगा, और इसका टाइप क्या रहेगा, आई यूजर्स। तो आई यूजर क्या है, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। मैं एक बार फिर से आपको ओपन करके बता देता हूँ, आई यूजर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है जिसमें हमने स्कीमा डिजाइन किया था। जो भी ऑब्जेक्ट हम रिसीव करेंगे ना, तो उसका यहाँ पर स्कीमा हमने जनरेट किया था, तो वो चीज हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर मैसेज भी ऐड कर देंगे, एरर मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसके बाद में हम यहाँ पर स्टेट क्रिएट कर लेंगे। सो कॉन्स्ट एम्प्टी अरे इक्वल टू यूज स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे स्टेट, यानी कि दो फंक्शन जो हमको मिलते हैं, स्टेट एंड सेट स्टेट फंक्शन, और इस यूज स्टेट का टाइप आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस है आई स्टेट, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा आई स्टेट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, इनिशियल वैल्यूज जो है प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट है लोडिंग, इसको कर देंगे हम फॉल्स, और ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे, अब ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, यूजर है। अब यूजर क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ ऑब्जेक्ट बताएंगे, ऑब्जेक्ट एज आई यूजर्स। जो हमारे पास मॉडल है उसका जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको टाइप, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने बता दिया। उसके बाद में हमारे पास एरर मैसेज, और इसको एम्प्टी रखेंगे फिलहाल के लिए। और स्टेट में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे आई स्टेट बराबर है और यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेट भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्टेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट फंक्शन जो है बना देंगे ताकि हम जो गेट कर पाए डेटा को। सो गेटिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज इफेक्ट को जो है ऐड करना है। तो यूज इफेक्ट क्या है, ये फंक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस जो है बना सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में एम्प्टी अरे जो कि डिपेंडेंसीज के लिए होता है। और इस यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास आईडी है या नहीं। अगर हमारे पास आईडी है तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉमिस को हैंडल करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर्स की जो सर्विस है उसको कॉल करेंगे सबसे पहले, यूजर सर्विस, देखिए इस पर क्लिक किया और यहाँ पर फाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था गेट यूजर का, उसको कॉल करेंगे, देखिए गेट यूजर, और इसके अंदर हमको आईडी को पास करा देना है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये हमको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हमको क्या करना है, इसको हैंडल करना है। तो देन की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। साथ ही में हमारे पास जो है कैच भी रहेगा ताकि हम एरर को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मल्टी लाइन कर देंगे इसको ताकि अच्छे से हमको ये दिखाई दे। देन के अंदर हमको रिस्पॉन्स मिलता है और इस रिस्पॉन्स को हम जो है सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे इसको। जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। साथ ही में कैच में हमारे पास एरर होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, चेक करेंगे सही से आता है या नहीं। फिर उसके बाद में जो है इसको सेट करा देंगे स्टेट में। तो यहाँ पे आपको एरर डॉट मैसेज का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उससे इसको फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर देखिए आईडी का कुछ एरर है। ओके, तो यहाँ पे आईडी स्ट्रिंग का कुछ इशू है, चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास नंबर है और फंक्शन में हमने स्ट्रिंग किया है क्या, तो यहाँ पे भी नंबर है। मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये एरर भी चला जाएगा। यहाँ से इसको स्ट्रिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी यूजर आईडी का टाइप जो रहेगा स्ट्रिंग कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं, पहले चलते हैं वापस, और आई थिंक ये एरर चला जाएगा। देखिए यहाँ से चला गया, उसको स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ पर एज अ डिपेंडेंसी में हमको आईडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये कीप ट्रैक करे आईडी को। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। इसको रिफ्रेश कर लेंगे और साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेंगे कंसोल। और यहाँ पर मैं चलता हूँ बैक, और कोई भी आईडी पे मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर है। इस एरर को एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं क्या है इसमें एरर, पेज नॉट फाउंड। तो देखिए 404 का हमारे पास एरर है, नॉट फाउंड का, और यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यूजर आईडी इसने स्ट्रिंग ले लिया। हमको क्या करना है, यहाँ पे डायनेमिकली जो है ऐड करना है। तो चलते वापस यूजर सर्विस में, और यहाँ पे देखिए
ये जो हमने टाइप किया है ना, इसको हमको डायनेमिक रखना है। तो हमने क्या कर लिया, इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग में लिखा ना, तो उसने इसको एज इट इज़ ले लिया, इसीलिए जो है यहाँ पर ये यूआरएल इसको नहीं मिल रहा। तो उसने यहाँ पर हमको एरर थ्रो कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है इसको टेम्पलेट लिटरल में ऐड कर देंगे, यूजर आईडी, और इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और होम पेज पे चलते हैं। हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए फर्स्ट वाली आईडी पर। तो देखिए कोई भी एरर हमारे पास नहीं आया और हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल चुका है विद ऑल डिटेल्स। तो जितनी भी डिटेल्स है इस आईडी से रिलेटेड, तो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर डेटा को फेच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चलते हैं यूजर डिटेल पेज में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रो की क्लास ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो है डेटा को फेच कराएंगे। उससे पहले हमको क्या करना है, स्टेट में से जो है गेट करना पड़ेगा और इस फंक्शन को भी अभी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारी रिक्वेस्ट सेंड होती है तो पहले हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्टेट को, तो सेट स्टेट और इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे स्टेट को एज इट इज, जो भी स्टेट है इसको एज इट इज रखेंगे। सिर्फ हमको लोडिंग को यहाँ पर चेंज करना है और इसको कर देंगे हम ट्रू। जब तक हमको डेटा नहीं मिलता यहाँ पर लोडिंग टेक्स्ट शो करो और जैसे डेटा मिल जाएगा तब क्या करो, हमारे पास देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स है जिसको डायरेक्टली हम जो है सेव करा सकते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे सेट स्टेट में, तो सेट स्टेट और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट को स्प्रेड कर देंगे। स्टेट को हमने स्प्रेड कर दिया, 3 डॉट है यहाँ पर और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो लोडिंग है उसको कर देंगे फॉल्स, यानी कि हमको डेटा मिल जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारे पास यूजर है तो उसको हम फुलफिल करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। तो जो भी डेटा हम रिस्पॉन्स में रिसीव कर रहे हैं उससे फुलफिल करा देंगे। साथ ही में हमारे पास एरर मैसेज है, उसको हम एरर में हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर कैच के अंदर आप क्या करें, अगेन सेट स्टेट को कॉल करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट स्टेट और इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे स्टेट को और लोडिंग को इसमें भी हम रखेंगे फॉल्स और यहाँ पर एरर मैसेज जो है ना उसको हम फुलफिल कराने वाले। तो एरर मैसेज और जो भी हमारे पास एरर है उसके अंदर हमको जो है मैसेज का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और अब नीचे क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाए। कॉन्स्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम स्टेट, स्टेट में से हमको जो है डिस्ट्रक्चर करना है। क्या क्या डिस्ट्रक्चर करना है, सबसे पहले हमारे पास है लोडिंग, उसके बाद में हमारे पास है सिंगल यूजर, उसके बाद में हमारे पास है एरर मैसेज। तो ये तीनों को हमको डिस्ट्रक्चर करना है और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, ये हो गया एरर मैसेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर रो बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक करेंगे अगर लोडिंग है तो क्या करो, यहाँ पर जो है मैं एक H1 ले लेता हूँ विथ लोडिंग टेक्स्ट। इसी तरीके से हमारे पास अगर एरर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे एरर मैसेज। अगर एरर मैसेज है तब क्या करो, यहाँ पे हम अगेन H1 ले लेंगे और इसके अंदर जो है प्रिंट करा देंगे वो मैसेज को। तो यहाँ पे आप लिखें एरर मैसेज और यहाँ पर जो हम सिंगल गेट कर रहे थे ना H4 में, उसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डेटा को प्रिंट कराना है। तो हम टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लिस्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे। देखिए हमने मैप की मदद से तो देखा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की मदद से देखेंगे कि कैसे डेटा को इटरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड कर देना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज और इसके अंदर हमारे पास है यूजर। पहले हम मैप करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर को टारगेट कर रहे हैं और इसकी लेंथ चेक कर लेंगे हम सबसे पहले। अगर हमको मिलता है यानी ग्रेटर देन 0 है, तभी हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है एंड और इसके अंदर हम जो है रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक न्यू रो ले लेंगे और रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक यूएल की क्लास ऐड कर देता हूँ, यूएल फिर डॉट इसकी क्लास बूटस्ट्रैप की यूज कर लेंगे, लिस्ट ग्रुप और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो li फिर डॉट लगा दिया और यहाँ पे लिखे लिस्ट डैश आइटम और ग्रुप आइटम है ना, यहाँ पे आप लिखे ग्रुप डैश आइटम, टैप प्रेस कर ले तो यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम ऐड कर देना है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ से जो है गेट करनी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बी टैग ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर में से जो है नेम को ऐड कर देंगे। देखिए यूजर डॉट नेम, सबसे पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम लिन ग्राहम। इसी तरीके से सारा का सारा डेटा आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और लिस्ट ग्रुप लिस्ट, अच्छा यहाँ पर ग्रुप आइटम है, लिस्ट ग्रुप आइटम, सेव
तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखिए, नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस है, फिर जियो लोकेशन है, फ़ोन है, वेबसाइट है, कंपनी नेम है। तो मैं 5-6 चीज़ें जो है ऐड कर देता हूँ। तो आप क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस एल को 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने कर दिया। नेम हमारे पास है, फिर उसके बाद में यूज़र नेम भी ले लेंगे हम, तो यूज़र डॉट यूज़र नेम। उसी तरीके से इसका फ़ोन ले लेंगे हम, यूज़र डॉट फ़ोन, और इसकी सिटी भी हम ऐड कर देंगे, सो यूज़र डॉट एड्रेस, और एड्रेस के अंदर हमारे पास है सिटी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट भी ले लेंगे, यूज़र डॉट वेबसाइट। और क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट में, फ़ोन, वेबसाइट, कंपनी भी ले सकते हैं आप, तो कंपनी का नेम ले लेंगे हम, लास्ट में जो है कंपनी नेम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप करें यूज़र डॉट कंपनी डॉट नेम, और इन टाइटल्स को भी चेंज कर दें आप, कंपनी, और ये रहा वेबसाइट, ये रहा सिटी, ये फ़ोन, और ये वाला यूज़र नेम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया। इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। पहले हमने मैप का यूज़ किया था, लेकिन हम टेबल नहीं देख रहे, हम डायरेक्टली जो है लिस्ट देख रहे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट की मदद से जो है इसको इटरेट किया। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास सारा का सारा डिटेल जो है आ चुका है। मैं चलता हूँ होम पे और कोई अदर देख लेंगे, जैसे ये 10 वाला। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग भी शो हो रहा है बराबर से, और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स शो हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट में जो जो चीज़ें हैं आप सब कुछ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ गिनी चुनी चीज़ें जो है प्रिंट कराई, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। सो आई थिंक इतना काफ़ी है इस टाइपस्क्रिप्ट सीरीज के लिए। फ्रॉम द स्क्रैच से हमने यहाँ पर देखा, और लास्ट में हमने राउटिंग भी देख लिया, और यहाँ पर एक वर्किंग एप्लीकेशन हमारी तैयार हो चुकी है, जिसमें हम जो है बैकएंड से भी डील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई और ट्यूटोरियल देख लेंगे, और मैं जल्दी इसके ऊपर एक कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, तो उसमें हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड में भी कैसे जो है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट काम करती है प्रोजेक्ट में। तो आई होप यहाँ तक आप जो है प्रैक्टिस करके रखेंगे। देखिए बहुत कुछ हमने इसमें सीखा। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। सारा कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो भी एरर आता है तो आप कोड को कंपेयर करें, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो आपसे, उसकी वजह से भी जो है एरर आ सकता है, या फिर आप कुछ लिखना भूल गए होंगे तभी भी जो है आपके पास एरर आ सकता है। तो आप क्या करें, सोर्स कोड को कंपेयर करें। फिर भी अगर कोई एरर आता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप जो है एरर को जो है कमेंट कर सकते हैं कि क्या एरर आपको आ रहा है, तो देखेंगे, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही था इस रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट सीरीज में। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होंगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।